चलिए बॉस, तो मज़ा आएगा आज। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो रेडी हो? शुरू करें? मतलब सर आए क्यों है, मतलब पढ़ने ही आए हैं, शुरू कर ही दीजिए। अब कितना मतलब चलिए, तो आज सर शुरू कर रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज़ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आपको दो तीन बातों का मैं ख्याल करा दूँ तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए उसमें आपको दिख रहा होगा, फिलहाल के लिए आप कष्ट करते जाइए, उसको देखिए। उसमें टॉप में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में पढ़ाया था, तो वहाँ पे पहला पेज था इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। जैसे काबुली चना था, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों का जिक्र था। अच्छा, बुद्धिस्ट भी था वहाँ। बुद्धिस्ट कहाँ था वहाँ पे? पद्म संभव कहाँ पढ़े थे? ठीक है, तो सर थोड़ा दिमाग में रखना, वहाँ पे दो तीन चीज़ें था, इतिहास से रिलेटेड था, क्योंकि आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सब अफगानिस्तान और उसके लिए रिलेटेड था। ठीक पा रहे, सुन पा रहे हो? सब पीछे जा रहा है आवाज़? अच्छा, बहुत बढ़िया की हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब ऊपर में देख लो, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे फर्स्ट पहला ऊपर टॉपिक देखो क्या है, पाकिस्तानी नरे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन बस कोशिश करिएगा कि आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये भी फ्लो में निकलेगा पूरा। तो पाकिस्तानी नरेटिव ऑफ इंडिया एंड देयर बिलीफ सिस्टम। पहली बात ये कि पाकिस्तानी आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तानी हमारे लिए क्या बोलते हैं। तो पहला जरा फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, मजा आ जाएगा। पहला है बिलीफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का। पाकिस्तान बिलीव दैट इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड द पार्टीशन। सुना ध्यान से इधर, और इसका एक एक लाइन कीमती है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो आज भेजने वाला हूँ, और वो वीडियो आपको देखना है। और फिर जो मैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर, जो ऑलरेडी जितना मैं बोला नहीं बोला अभी कल का, आज मैं आपको दूंगा, उतना आपको खींचना है साथ साथ। तो आज से आपका इतना समझ लीजिएगा कि वर्क जो है थोड़ा दोगुना होने वाला है। तो थोड़ा आराम आराम से दौड़ना शुरू करिएगा, आदत थोड़ा बनाने का, ठीक है ना। अभी आराम आराम से चलते जाएंगे। टॉपिक तो मैं उसी रिदम में पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा घर पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब वापस, और कर भी लोगे आप, चिंता नहीं करो, कर लोगे आप। तो सबसे फर्स्ट मैंने बोला, पाकिस्तान ये मानता है कि इंडिया ने अभी तक पार्टीशन है उसको एक्सेप्ट। अच्छा, क्यों? क्योंकि नेहरू ने बोल दिया कि जब आज़ाद हुआ उसके बाद बोला क्या, कि पाकिस्तान एक दिन भारत में मर्ज हो जाएगा। अच्छा, उनका बोलने का स्टेटमेंट अलग था। उन्होंने क्या बोला था कि एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन पाकिस्तान भी हमारा होगा और हम में मिल जाएगा, ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ग्रुइटी ऑफ कल्चर। क्योंकि हमारे और पाकिस्तान में कल्चर में समानता है, तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हम आकर आपस मिल जाएंगे। उनका बोलने का, पाकिस्तान का है। ये क्या बात हुआ भाई, हम अलग हो चुके हैं, अलग देश है, ये बोल रहा है कि एक दिन हमें में मिल जाएगा। तो पाकिस्तान को काफ़ी बुरा लगा। तो पाकिस्तान को जब बुरा लगा, तो पाकिस्तान शुरू से ये बोलता गया कि भारत सर, भारत के मन में जो है वो खोट है, ये अभी तक नहीं मान रहा है कि विभाजन हो चुका है। अच्छा, सोने पे सुहागा ये भी साहब हैं इन्होंने बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले जैसे ये बने, उस समय में कुछ इन्होंने बम पटक दिया था। ये बोले एक दिन तो पाकिस्तान भी हमारा ही है, क्योंकि लोग भी तो हमारे जैसे। अब लो भैया, अब ये जो पाकिस्तान को हमेशा जो उतावलेपन देने का काम है, ये कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर करता रह रहा है। लेकिन शांत तब हुआ पाकिस्तान, पहले ही हो गया था, बट जाके आगे फिर इन्होंने आग लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी गए मीनारे पाकिस्तान, और जाने के बाद पाकिस्तान को बोले, आई बिलीव दैट पाकिस्तान हैज़ ए डिफरेंट सॉवरनिटी। तब पाकिस्तान को जाके राहत हुआ। इसीलिए एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी इज्जत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, वो कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बड़ा इज्जत होगा सर, सीधा जाकर पैरे पकड़ लेगा सब। मतलब उनके पीछे कारण था। खैर नीचे आइए, कश्मीर में और पाकिस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पूजे गए हैं। तो पहला पॉइंट है, पाकिस्तान बिलीव दैट इंडिया हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द पार्टीशन बिकॉज 1950 नेहरू सेड दैट फ्यूचर में पाकिस्तान मर्ज हो जाएगा इंडिया से ड्यू टू कल्चर कॉन्ग्रेटी। सुन पा रहे हो सब? क्योंकि सर हमारे में समानता है सांस्कृतिक और कल्चरली, तो हम एक ना एक दिन मिल जाएंगे। बट पाकिस्तान टेक इट एज ए रॉन्ग एंड। जब अटल बिहारी वाजपेयी वेंट मीनारे पाकिस्तान एंड सेड वी एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट, देन पाकिस्तान गेट्स रिलीफ। और यहाँ स्टेट का मीनिंग समझ रहे हैं आप? बोला था ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो वहाँ आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कॉमन सेंस से। नीचे आइए, इंडिया विल यूज इट्स मिलिट्री मीन्स। इंडिया अपना मिलिट्री मीन्स यूज करेगा टू एक्वायर पाकिस्तान, बट ये बकवास बात है, क्योंकि इंडिया कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान ये बार बार चिल्लाता रहता है कि बिकॉज इंडिया का मिलिट्री भी सर पावरफुल है, एक ना एक दिन इंडिया का मिलिट्री इस्तेमाल करके पाकिस्तान को क्या करेगा, कब्जे में कर लेगा। ये कौन मानता है?
पाकिस्तान। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसे कभी करेगा? भैया अपने से तो फुर्सत नहीं है, तुमको कौन पूछेगा भाई, नाली के कीड़े, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे, पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, आखिर बार बार ये अपने आप को क्यों ऐसा करता है कि उसको सारा प्रॉब्लम किससे है, इंडिया से। और जब वाकई उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, ट्रबल में फंसता है, तो मदद भी इंडिया का ही मांगता है। क्यों करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और सीक्रेट रीजन है जो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। जरा नीचे ही एक और पॉइंट, उसके बाद आपको समझ में बड़ी मजा से आएगा। थर्ड पॉइंट है, पाकिस्तान बिलीव दैट लाइक इजराइल। अब जब इजराइल बोलूं तो दिमाग में जाना चाहिए इजराइल कहाँ है, समझ में आ रहा है। उसके बाद नीचे, पाकिस्तान इज सराउंडेड बाई होस्टाइल स्टेट्स। अच्छा हरामखोर देखो क्या बोलते हैं, कहता है कि जिस तरीके से इजराइल के आसपास भी बहुत सारे होस्टाइल स्टेट हैं, होस्टाइल स्टेट मतलब कि वो जो मतलब कभी भी आक्रमण कर दे और डोमिनेट करे, उसी तरीके से हमारे आसपास भी होस्टाइल स्टेट है। बोल कौन रहा है, पाकिस्तान। अच्छा बोल किसका एग्जांपल दे रहे हैं, इजराइल का, जो खुद हरामखोर किसको, जो आपका क्या, किसको अटक, इजराइल की कहानी सुनाया था, क्या बोला था सर, उतने सारे छोटे मोटे कौन से कंट्री थे, पैलेस्टाइन, उसको सर मार मार के अपने में कैप्चर कर लिया। तो क्या खुद क्या बोल रहा है, आसपास हो मतलब होस्टाइल है। मतलब वही बात हो गया कि एग्जाम्पल भी ऐसे का ले रहा है जो खुद किसी दूसरे को किया है। इंटरनेशनली सबका अलग अलग राय है, लेकिन पाकिस्तान का अपना राय ये है कि पाकिस्तान जो है वो होस्टाइल स्टेट से घिरा हुआ है, इसीलिए आर्मी और उसको हमको बहुत ताकतवर बनाने की जरूरत है। अब जरा नीचे आइए, नीचे। इसलिए आपका बिलीव ही ऐसा है कि पाकिस्तान पीसफुल नहीं हो सकते, फिर आप डायलॉग करने के लिए क्यों कहते हैं। अभी आगे आएगा, मजा आएगा, कैसे रोएगा वो मजा आएगा। फोर्थ, इसलिए इन 1950 जब इंडिया ने पाकिस्तान को बोला टू बी नॉन लाइंड, नॉन लाइंड समझ रहे हैं कि सर आप ना रसिया से जुड़िए ना ही अमेरिका से जुड़िए, आप खुद के रहिए। अगर इतना ही उसको रहता तो खुद का रहता वो हरामखोर, लेकिन सर एक जगह का कैसे रहेगा। देन बट इट ज्वाइंड यूएसए एंड जनता को पाक बोलता है, इसलिए 3 रीजन्स की वजह से ज्वाइन नहीं किया। बट सब बकवास है क्योंकि पाकिस्तान यूज अलायंस फॉर इट्स सर्वाइवल। सुनना इधर, मैंने पहला पॉइंट बोला कि पाकिस्तान जो है सबसे फर्स्ट, सुन पा रहे हो सब, सबसे फर्स्ट ये बिलीव करता है कि इंडिया जो है पार्टीशन को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भी शांत कर दिया तो उसके बाद अब तीसरा सिस्टम कि पाकिस्तान मानता है कि इंडिया जो है अपना मिलिट्री यूज करके पाकिस्तान को डोमिनेट करेगा। जिस तरीके से बाहर आसपास होस्टाइल स्टेट्स है उसमें इंडिया भी अपने यूज करके करेगा। अच्छा चौथा पॉइंट, क्योंकि इंडिया और आसपास जितने सारे हैं कंट्री वो सब पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगे तो हमें आर्मी पे पावर देना ज़्यादा बनता है। ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। लेकिन सच बात क्या है, सच बात तो ये है सर कि पाकिस्तान जो है उसको पता है कि बिना भीख मांगे हमारा काम नहीं चलता है। अच्छा अगर इतना ही उसको अपना था तो मैंने वही बोला नॉन अलाइंड होना चाहिए था उसको, लेकिन नॉन अलाइंड रहा नहीं, किसके पास चला गया, यूएसए के पास। अब वापस 1965 में मैंने बोला था आपको, तो 66 में कहाँ गया था, ताशकंद वाले, अरे ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट जब रसिया, जब यूएसए ने उसको हटा दिया, जब अफगानिस्तान पड़ा था तब, तो कहाँ मुँह उठा के चला गया, रसिया के पास। सर ये लोग ऐसे किसी का नहीं होते, बोला ना, इसको गांव के लैंग्वेज में एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल बदलू नहीं, बड़ा खराब बात है। नीचे आइए यार, अब ये अलायंस यूज करके यूज करता है। जब मैं अभी अलायंस बोलूँ तो अलायंस समझ में आ रहा है, अब अलायंस यूज करता है ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है, देखो इधर, ये बस अपने जो आपकी इसकी आर्मी है जो पाकिस्तान की, क्योंकि आर्मी पे सबसे ज्यादा खर्च होता है पाकिस्तान में, सुनना, इतना ज्यादा खर्च होता है कि अगर सर उसका 50% भी पाकिस्तान एजुकेशन और अलग फील्ड में खर्च करे तो शायद बढ़िया डेवलपमेंट कर ले। लेकिन उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, जस्टिफाई तो करेगा कि क्यों हम खर्च कर रहे हैं। तो क्या बोलता है सर, जैसी पब्लिक ये पूछती है तो कहता है क्या, अरे बाहर का देश देख लीजिए इतना खतरनाक है, कब अटैक कर देगा कोई भरोसा है, तो आर्मी हमको करना पड़ेगा जी, ऐसा मजाक चल रहा है। अब ये जो बोल के जस्टिफाई कर दिया तो पब्लिक भी मानती है, पब्लिक को लगता है अरे सच बात है ये भी। लेकिन सर एक बिना वजह आप आर्मी पे खर्च कर, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपको फिर मैं म्यांमार जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पहले सब सुन पा रहे हो, जब जब कभी भी आर्मी को खाली छोड़ोगे तो आर्मी हमेशा पॉलिटिक्स में आने का इन्वॉल्वमेंट करेगी ही करेगी। इसीलिए इंडिया ने जब बांग्लादेश को बनाया था ना, तो इंडिया के सारे रॉ एजेंट और सारे थिंकर्स इस बात को जानते थे कि बांग्लादेश कहीं फिर से वो पाकिस्तान ना बन जाए, इसलिए उन्होंने आर्मी को बोला, क्या आप चुपचाप बोला, समझा के नहीं बोला क्या कि आप अपनी आर्मी को पीस कीपिंग फोर्स के लिए तैयार रखिए, शांति, ताकि वो कम से कम एक्सरसाइज और उधर इन्वॉल्व रहे। तो फिर से खाली हुआ अगर आर्मी
तो फिर कहाँ पाकिस्तान की तरह हस्तक्षेप फिर कहाँ करेगा राजनीति में? पहले सुन पा रहे हो? अच्छा जोर से बोला यस और नो? जोर से यस और नो? अब इंडिया इस बात को अच्छे से जानता था भली बात थी कि बॉस किसी भी तरीके से आर्मी को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी फ्री थी तो कहाँ जाएगी? वही बात है, खाली आदमी कहाँ जाएगा? आके सर राजनीति में हस्तक्षेप करेगा और यहाँ पे काम हो। ऐसा नहीं है कि परवेज मुशर्रफ ने ट्राई नहीं किया। परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह पे 4 पॉइंट एग्रीमेंट हो चुका था जिसमें सारे मसले को समझाने के लिए पूरा हो गया था। जैसे ही आर्मी को ये बात पता चला, परवेज मुशर्रफ को तख्ता पलट कर दिया। आर्मी कभी चाहेगी ही नहीं कि इंडिया का और पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो, क्योंकि इसी मसले पे तो उसका जीवन चल रहा है। उसके पास ऑप्शन ही नहीं, क्या करेगी आर्मी? उसको पता है जितना विवाद में लड़ाते रहेंगे उतना फंड मिलता रहेगा, उतना ऐश करते रहेंगे। परवेज मुशर्रफ ने भी ट्राई किया, नवाज शरीफ ने भी ट्राई किया, सेम 4 पॉइंट एग्रीमेंट, फिर से नवाज शरीफ को पलट दिया गया। तो आर्मी, एक बात मान लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मसले को सॉल्व करने नहीं देगी। इस बात को अब मान के चले। लेकिन एक पॉइंट आएगा जिस दिन सॉल्व होगा, वो कौन सा पॉइंट आएगा बात की बात है, क्योंकि इंडिया के भी कुछ नेता हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि हम भी आज कि इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा सॉल्व करें, क्या कि इनको भी तो राजनीति करना है ना भाई। कुछ नहीं हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक, समझ में है मेरी बात? जब भी कुछ ना अच्छा इलेक्शन समय पाकिस्तान का मुद्दा गर्मा जाता है भाई। पूरा साल भर शांत था, इलेक्शन का समय ये देखो सर्जिकल स्ट्राइक होने लगा। अच्छा इलेक्शन से पहले कोई जरूरी? अजीब हाल है भाई। तो आपको भी मुद्दा ऐसा मिल जाता है क्योंकि आप भी नहीं चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। अच्छा जैसे किसी मंत्री से पूछोगे मंत्री जी एजुकेशन का क्या, उनको पता है धर्म में उलझाए रखो सबको। धर्म नहीं हो तो धर्म से लोग बाहर निकले तो पाकिस्तान से उलझाए रखो, पाकिस्तान से बाहर निकले तो फिर धर्म में उलझाओ। और सर जब बात काम की हो उसको उलूल जुलूल करके गोल गोल घुमा के खत्म कर दो। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पूछोगे एजुकेशन में क्या दिए हैं मंत्री जी, तो एजुकेशन में दिए हैं पकौड़ा और चाय बनाइए और मस्त रहिए, ज़्यादा एजुकेशन का सोचने की जरूरत नहीं है। सुन पा रहे मेरी बात? अरे भाई ये सब निकलिए। और ये आप ही लोग में से और हम ही लोग में से मैक्सिमम कुछ युवा है जो किसी दूसरे का झंडा लेके आपको आएंगे और वो भी सिखा के चले जाएंगे। मर्द छोड़ो ना, पढ़े चलो ना, राजनीति ज्वाइन करो, पेट्रोल भरवा देता नहीं, घूमा करेगा बकारे के काबा, लाठी घुमाओ तो बात खत्म। अच्छा ये भी बेरोजगार आदमी क्या करेगा? पेट्रोल मिल गया बहुत बड़ा बात है भाई, शाम को भूजा मिल ही जाएगा। इसीलिए तीन बातों का ख्याल रखिएगा, कभी भी ओपिनियन बनाइएगा नहीं। और चूंकि नेता लोग चाहते हैं कि काम की बातों से सर जवाब ही ना देना पड़े। कितने लोग पूछ पाते हो नेता से डायरेक्टली कि सर एजुकेशन का चल क्या रहा है? नहीं पूछ पाते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करेंगे ट्विटर पे, जैसे ज़्यादा किसी तरीके से अरे ये जो जॉब दो, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप वहाँ तक पहुँचते हो जाएंगे रद्दी। फिर बाद में वो ही गए स्टूडेंट को जो सबसे हाईएस्ट लीडिंग उसमें था, लीडर था, उसको कुछ पैसा दे दिया गया, वो शांत हो गया। पद्मावत मूवी आया, पहले नाम था पद्मावती, पहले मूवी आया, खूब दंगे फसाद हुए, हिंदू धर्म वाला पता नहीं कौन, हिंदू धर्म नीच कर्म, खूब बवाल किया। जो उसमें मेन लीडर था उसको पैसा मिल गया 2 करोड़, साइड हो गया, सारा पद्मावत मूवी हो गया, हिट हो गया। तो मतलब ऊपर वाले को मिल गया, बाकी नहीं चला। इसीलिए सर आप एक काम किया ना करें। और जो लोग मूवी का विरोध करते हैं ना, सबसे पहला वही जाके हॉल में देखते हैं पहले। अरे भाई पहले देख के पता तो चले कि वो क्या है। अब बिना देखे आप बवाल मचा दिए, नहीं चाहिए। अब इसलिए इन 1950 जब इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि सर आप बेवकूफ़ मत बनाइए, आप जनता को खाली गुमराह करते हैं और आर्मी पे खर्चा करते हैं। 4 पॉइंट बोला। पाकिस्तान आज भी ये मानता है कि पार्टीशन पे बिलीव नहीं करता इंडिया। दूसरा ये भी मानता है कि इंडिया जो है अपने मिलिट्री इस्तेमाल करके हमको दबाने की कोशिश करेगा। नीचे आइए और नेचर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का थोड़ा नीयत, थोड़ा कैरेक्टर जान लीजिए और पाकिस्तान के कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख लीजिएगा। समझ में आ रहा मेरी बात? उसकी तरह बनिएगा भी नहीं। पहला, पाकिस्तान हमेशा कहता है दैट उसको इंडिया से खतरा है। सुन पा रहे हो? क्या कहता है? इंडिया से। अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किससे खतरा है भाई। नहीं चाहिए है। पाकिस्तान ने लोगों को माइंड में ये भर दिया कि मुस्लिम कांट लिव विदाउट विथ हिंदू, बट इंडिया ने सर आप सोच के देख रहे हो सर कितना रद्दी बात है। क्या दिमाग में फैला कि मुस्लिम कभी भी हिंदू के साथ नहीं रह सकता है? सर इंडिया ही मात्र ऐसा एक देश है जिस देश में हर धर्म सुरक्षित है। इससे ज़्यादा सुरक्षित पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं। बात आप मान के रखिएगा। हर धर्म, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजोरिटी में हो। आज इधर शाहरुख खान, सलमान खान लोग हैं सर, सेफ इंडिया में है, तभी थोड़ा दम है तो चल जाइए पाकिस्तान में। अगर आपको इतना ही ज़्यादा अगर आ रहा है प्यार तो जाइए पाकिस्तान में। सर इनसे बढ़िया तो पाकिस्तान के एक्टर थे जिन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया की बातें चल रही थी तो उन्होंने अपने देश का पक्ष लिया था। ये फवाद का, जबकि सब जीता था कहाँ? इंडिया पे। ये राहत फतेह अली खान कौन बना दिया उसको भाई?
पाकिस्तान की इतनी सारी म्यूजिक सिस्टम कहाँ है, घंटा कहाँ है? इंडिया का खाते थे और इंडिया का किसी ने एक बार भी सपोर्ट करके नहीं बोला था कि नहीं सर इंडिया हमारे लिए कर्म भूमि है, क्योंकि सर जन्मभूमि अलग है। किसी ने नहीं बोला। हमारे एक्टर मिचिए मिस्टर सलमान खान से, और सर बोल रहे कि आप पाकिस्तान को वीजा कौन देता है? हम ही लोग देते हैं। ऐसा ऐसा डायलॉग, अरे फिलॉसफी जा, मतलब बेसिकली दिमाग में क्या रखना है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि धर्म सुरक्षित कहीं ज़्यादा है तो कहाँ है? इंडिया में है। तो ये पाकिस्तान झूठ मूठ का जो बोलता रहता है कि नहीं रह सकता, सर हम ही वो लोग हैं जहाँ आप वही बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है। तो अलग अलग चीज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम हो, सर क्रिश्चियनिटी के लिए हो, हर धर्म का ख्याल रखा जाता है। तो क्या लगता है ये स्टेटमेंट गलत कि सही? गलत। नीचे आइए। दूसरा, पाकिस्तान ये जानबूझकर बोलती है कि उसके पड़ोसी होस्टाइल है ताकि आर्मी पे जो खर्च हो रहा है उसको जस्टिफाई कर सके। तो आर्मी पे जो खर्चा है और उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि काहे कर रहे हैं आप लोग। अगर भाई पाकिस्तान में तो कुछ लोग समझदार होंगे और कुछ लोग समझदार होगा, पूछेंगे तो जरूर कि भाई बताइए कि खर्चा आप आर्मी पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो बोलने के लिए तो है ना कि सर हमारा देशी आसपास का खतरा। क्या बोलोगे आप? सीधा बोल दिया कि देश पे खतरा है। अब भाई देश में खतरा है, आप बोलोगे कहाँ खतरा है? तो सीधा आपको देशद्रोह का नारा लगा दिया जाएगा। बताइए, इनको पता ही नहीं कि देश पे खतरा है। समझ पा रहे नहीं सर? ऐसा डायलॉग मारा कि बस हो गया, आर्मी जिंदाबाद। नीचे थर्ड पॉइंट, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी आर्मी को डोमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रैटेजिक कल्चर ही वैसा है वहाँ पे। आर्मी एंड डेमोक्रेसी अपने स्फेयर में काम करती है। जब डेमोक्रेसी आर्मी के डिसीजन को बदलती है तो आर्मी उस पर अटैक करके सीधा उसको टेक ओवर कर लेती है। वहाँ पे सर कभी भी चाह के भी डेमोक्रेसी नहीं होगा। और आप इधर ये साल मत गिनिए कि कहीं ऐसा साल में हो जाए, नहीं ना ना ना, ऐसा गलती ना। वंश का वंश खत्म हो जाएगा ना, जनरेशन का जनरेशन, तब भी कभी डेमोक्रेसी आए तो ज़्यादा ठीक है। कहे कि सर डेमोक्रेसी का बीज भी तो दिखना चाहिए, चेंज भी तो दिखना चाहिए। हरामखोर आज़ादी उसको भी उसी समय मिला जब हमको मिला, उसी समय वो भी चला था, आज भी उसी पैटर्न पे वो चल रहा है। तो सर दिख तो आसार नहीं रहे हैं कि आगे कुछ उसका चेंज होने वाला है। तो ज़रा नीचे आना और ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी जम्मू एंड कश्मीर का विवाद खत्म ही नहीं करना चाहती है। जब मुशर्रफ ने मनमोहन सिंह को 4 पॉइंट सॉल्यूशन दिया तब आर्मी ने उन्हीं को हटा दिया, एंड आर्मी इसी मुद्दे को चलाती है वहाँ। तो जब कोई अगर गवर्नमेंट उधर का ट्राई करी है ना, अच्छा देखो एक बात याद रखिएगा, आर्मी सर अपना अलग आर्मी का जो मूड होता है और आर्मी का जो कल्चर होता है वो बहुत अलग होता है भाई, सिविलियन से बहुत अलग। आप देखना किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जब आएगा ना, अगर आपके मोहल्ले में रह रहा है, भाई साहब पागल कर देगा वो। बताता हूँ मैं क्यों, मतलब पागल क्यों कर देगा, क्योंकि वहाँ पे तो डिसिप्लिन एक अलग स्फेयर में चला है कि सर आपको प्रॉपरली यही काम करना है, ये काम करना है। अब यहाँ पे क्या है, गली में यहाँ कुरकुरे खाया फेंक दिया, जिधर मन को उधर थूक दिया। अब आर्मी वालों को क्या है, उसको देख के गुस्सा आता है। अब सर शुरू से डिसिप्लिन में उधर है, अब माहौल आ गया नॉर्मल के साथ। आप देखना अधिकतर रिटायर्ड आर्मी जो आपको मिलेगा तो थोड़ा सा आपको हमेशा फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा, इरिटेटेड मिलेगा, वो बहुत शांत नहीं मिलेगा। जैसे आप उससे बात भी करने जाओगे ना, अरे कहाँ ना गया, क्या बात कर रहे हैं, कैसे करना है, वो जल्दी वो बहुत तेज में सर गुस्सा है हमेशा मिलेगा। हमेशा लगेगा जैसे मारपीट के मूड में, मारपीट करेगा नहीं वो, लेकिन हमेशा लगेगा मारपीट के मूड में। ज़्यादातर रिटायर्ड आर्मी में भी सोल्जर्स की बात स्पेशली कर रहा हूँ मैं। जो ऑफिसर रैंक के होते हैं वो तो थोड़ा नॉर्मल होते हैं जानबूझ के होते हैं। बाकी जो सोल्जर रैंक के, क्योंकि उनका ऐसा आर्मी में एक ही बात बोला जाता है, जो सैनिक है उसको बोला जाता है जो बोले चुपचाप करिए, अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है तो निकलिए इधर से। इसलिए क्योंकि सोल्जर्स के पास सिर्फ एक ही है, जो बोला जाए उतना करना है, दिमाग लगाना है तो दूसरा जॉब ढूंढिए, यहाँ नहीं। 1% भी आप दिमाग नहीं लगा सकते वहाँ पे। अगर बोला गया है कि सर इस डिपार्टमेंट में है, आपका आर्मेचरी है, ये डिपार्टमेंट है, उतना संभालिए चुपचाप। अगर आपने जरा भी सोचा कि सर ऐसा भी करें, बस हो गया। उसके बाद आपको एक ही बेस्ट स्टेटमेंट मिलेगा कि 2 चीज़, ठीक है बेटा जितना है उतना काम करिए, घास काटने के लिए बोला गया घास काटिए, ज़्यादा दिमाग लगाइए। इसीलिए वो लोग थोड़े से ना अजीब हो जाते हैं। क्या है कि देखो, जब भी किसी इंसान का फ्रीडम ऑफ डिसीजन हैम्पर होगा ना, डिसीजन जब भी आप नहीं ले पाओगे तो आप हमेशा इरिटेट हो जाओगे, हमेशा, और वो आपको दिख जाएगा। आप इसलिए देखिएगा। खैर नीचे आइए। तो पहला मैंने अभी तक बताया पेज नंबर 131 पे क्या क्या, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान में पहला क्या बताया, पाकिस्तान क्या क्या मानता है हमारे बारे में, कि हम पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किए। मीनारे पाकिस्तान के बाद सुन पा रहे हो साहब, अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर संताना देकर, नहीं बेटा तुमको मानते हैं, तुम परेशान मत हो, दाल भात खाओ, मस्त रहो, हम मान लिए तुमको। अच्छा, तीसरा पाकिस्तान जस्टिफाई करने के लिए क्या करता है, बोलता है क्या कि आसपास का देश खतरनाक है।
तुमसे खतरनाक तो हरामखोर कोई है ही नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब किसके साथ जाओगे, कब किसके साथ। अच्छा, आतंकवादी का बढ़िया घर कहीं चाहिए तो पाकिस्तान में सजा हुआ है सर, वहाँ पे घर, जरूरत ही नहीं है आतंकवादी लोगों को कि कहीं बाहर बने ना, वहाँ चुपचाप पाकिस्तान में एक बार फोन घुमाइए 1000 घर तैयार हो जाएंगे, ऐसे ऐसे घर की कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉइंट एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ, और लेकिन इसको भी होने नहीं दिया गया। जब जब कोई सॉल्यूशन उठेगा तब तब आर्मी टेक ओवर कर लेगी, क्या है कि आर्मी को जस्टिफाई करना है कि सर हम जो है खाली नहीं बैठे हैं, खाली मत समझिए, क्योंकि पाकिस्तान का सारा इंपॉर्टेंट काम आर्मी तो कर रहा है, बाकी सब लोग तो एकदम यहाँ पे नल्ला इंसान है, हम ही सब जो हैं सो हैं कौन? आर्मी है। इसीलिए डेमोक्रेसी वहाँ जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे सर धब्बा है, दूसरा कुछ नहीं है। जरा नीचे आइए, पेज नंबर 132। अब यहाँ से आपकी कहानी मेरी जुबानी शुरू हो रही है, अब देखते जाइए ध्यान से, सुन पा रहे हैं? कैबिनेट मिशन प्रपोजल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ MI एंड INC, इतिहास के पीछे जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट और ध्यान दे दीजिएगा, इधर उधर टॉप पे 131 का टॉप पे आइएगा, आ गए? वहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, बड़ा प्यार से देख लीजिए। इंडिया एंड पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर कश्मीर मुद्दा सॉल्व हो गया, नक्सलाइट का मुद्दा सॉल्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मुद्दा सॉल्व हो गया, तो लोग क्या बोलेंगे? सर इन तीनों मुद्दों को अगर सुलझा दिया जाए तो जनता आपसे डेवलपमेंट मांगेगी, और डेवलपमेंट मांगेगी, इसलिए उलझा कर रखो भाई, डेवलपमेंट भी बात करिए। बहुत विवाद हुआ, चाइना कहता है बॉर्डर छोड़ के जो बात करना है करो। सर चाइना तो बोले नहीं, उसका तो नेचर में ही बताया था, जैसे ही जन्म लेते थे देखिए बात कर रहा है, जितना बॉर्डर है सारा कैप्चर करो भाई, ये तो अलग लेवल पे चल रहा है। अभी एक ही बात कहता है, बॉर्डर की बात हमसे मत करिए, जो हो गया सो हो गया, आगे का बात सोचिए। अब यहाँ ये जो तरीका आपको बता रहे हैं, समझो अभी चाइना हमेशा, देखो चाइना को ना एक उसको मुद्दा चाहिए कि जमीन किसी भी तरीके से सर कब्जा किया जाए, तो कर्जा उसी को दो जो चुका ना पाए, इसका हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रहा है। अच्छा, ये जल्दी कर्जा बड़े लोगों को नहीं देगा, उसको पता है ये बड़े लोग हैं, ये तो ऐसे ही दे देगा, इसलिए वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे ऐसे जगह पे जाता है, अफ्रीका में ऐसे छोटे छोटे कंट्री को पकड़ रहा है जिसको पता है कि चुका जीवन भर नहीं पाएगा यार, बस एक ही मुद्दा है, जमीन है, तो पहले नापू भी देख लेता है जमीन उमीन है कि नहीं है, उसके बाद कहता है एक ऐसे बोलेगा ले जाइए 1 बिलियन, 1 बिलियन में आप ऐश करिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि 1 बिलियन का कितना बिलियन चुकाएगा वो, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप चुका पाओगे नहीं, उसके बदले क्या दोगे? जमीन। 3 बातें ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ शुरू हो रहा है। इंडिया के नेता लोग से बच के रहिएगा, स्पेशली बहुत सारे नेता जो खाली बात करते हो धर्म का, ठीक है ना, और उसके बाद धर्म से ज़्यादा 3-4 मुद्दे हैं, नक्सलाइट का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट असम वाला मुद्दा, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो फेवरेट है, सब चाहता है इसको उलझा के रखो, ताकि आम आदमी जो मेन सवाल है ना पूछने का, एजुकेशन में क्या मिला, डेवलपमेंट, ये उस तक किसी का ख्याल ही नहीं जाए। कमाल की बात देखो ना, सच बात ये भी है कि क्वेश्चन पूछने मान लो मंत्री का कॉन्फ्रेंस करा दिया, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछने से पहले ही उसका माइंड वॉश किया हुआ है, वो भी बार बार यही पूछ रहा है कि बताइए। अब योगी जी आए तो योगी जी से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि तुम फकीर हो कि क्या बताओ, तुम मारपीट करते रहते हो, ये करते रहे, अच्छा ऐसा बोल दिया उसने। भाई आप उनसे तो ये पूछो ना कि मेरा बेटा जो है सर, आप इधर हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, इधर मंदिर बना लो, उसके ऊपर मस्जिद बना लो, सर ऊपर गुरुद्वारा बना लो, भाई डेवलपमेंट तो कर लो, जिधर मैंने बना लो तुम, भाई इधर काम का बात करो। काम का बात आप करने के लिए जैसे ही पूछेंगे एक ही बात बोला जाएगा, हिंदू। अच्छा, नेता लोग का तरीका देखना, आप पूछो कुछ और घूम फिर के उसको वही बोलना है जो वो चाहता है बोलना, वो घूम फिरा के वहीं पर ले आएगा। जैसे आप सुपर 30 मूवी देखे है ना, देखिए सुपर 30, तो आनंद सर पैसा मांगने जाते तो क्या बोलता है, पैसा चाहिए, तुम जहां जाओ देश का नाम रोशन करो। सर नहीं, आप हमको लगता है समझे नहीं सर, पैसा चाहिए, ये क्या बोलता है, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है तुमको, देश का नाम रोशन करना है। अच्छा आप देखो ये जो तरीका है ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप नेता के पास जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अच्छा जैसे ही उनके बाहर निकलोगे तो कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। उनमें एक अजीब किस्म का क्वालिटी होता है, समझ रहे हैं ना। पंचायत तो कितने लोग देखे ना, अब अधिकतर लोग देख लिए, बताओ पहले यार, हम ही पीछे रह गए भाई। तो उसमें विधायक जी का एक कैरेक्टर दिखाया है, देखें आप, बड़ा बढ़िया कैरेक्टर दिखाया है विधायक जी
और गाली वाला कैरेक्टर है, समझ रहे। तो ओरिजिनली भी आप देखेंगे ना तो ये इसको याद आ गया। तो उसमें विधायक का कैरेक्टर दिखाया गया। विधायक को जो है ये बेचारा काम करवाने गया रहता है तो लौकी लेके जाता है कि भाई ये मुखिया रहता है, प्रधान रहता है प्रधानपति। अरे वाह। अब देखो अभी जाते एक बार जाते कहता है ये लौकी से क्या होगा अभी नहीं, कहता अरे भाई उनको कितना लौकी वोकी आता है, ये वो लेके जा रहे हैं कि उनको लगेगा कि हाँ मतलब ताज़ा लेके आए हैं। अच्छा दोबारा जाता है तो कटहल लेके जाता है। अब सर ये सोचता है सब्जी पे काम हो जाएगा। भाई इतना आसान रहता तो समझ रहे हो आप, बाद में उसको बड़ा गलिया लेके भेज देता है। खैर कोई बात नहीं चाहिए, उधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, नहीं चाहिए। पेज नंबर 132 यहाँ से कैबिनेट मिशन प्रपोजल। जैसे इंडिया का डेवलपमेंट शुरू होने से पहले, डेवलपमेंट से पहले 2-3 बातें हुई। क्या? डिवीजन, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो सर 2 चीज़ें हो रही है, प्लीज़ वहाँ देखिए। कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया और हमारे माउंट बैटन साहब ने क्या बोला, 2-3 बातें। एक मुस्लिम लीग थी ना, और एक थी आईएनसी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी वाला कांग्रेस नहीं, इधर से आलू डाला इधर से सोना निकला, अभी वाला नहीं मतलब ये पहले वाला कांग्रेस, ठीक है। अब वापस अब ये सर देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे। अच्छा मुस्लिम लीग का कहना था कि देखिए मुस्लिम लीग का एक बात अच्छा था, वो हरामखोर लोग जो होते हैं वो अपना रास्ता पहले अलग कर लेते हैं। मतलब ये जो था जिन्ना सर, ये खुद ही मतलब इसका ऐसा सिचुएशन ही था कि इसने क्या किया, अपने साथ साथ कितने लोगों का तो डूबती नैया में बर्बाद कर ही दिया। इसने एक ही चीज़ अपनाया, राग, कि नहीं हिंदू हमको जीने नहीं देगा, हमको एक अलग राष्ट्र दीजिए। आपको लगता है इस बात, इसमें एक आदमी के प्रॉफिट से ज़्यादा किसी और का प्रॉफिट था? नहीं, सिर्फ उसका पर्सनल था। नेता लोगों में साइकोलॉजिकली हमेशा दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशनेस बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। वो अपना एक चीज़ जल्दी आपको नहीं देना चाहेगा, उसका डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा किसी का नेता पापा होगा तो चिंता मत करना, लेकिन ये जनरली साइकोलॉजिकली होता है इसमें। बट डिपेंड भी करता है, हर नेता हरामखोरी होता तो सर इतना देश अच्छा चल नहीं पाता। अब्दुल कलाम भी वैसे ही लीडरशिप है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी अलग आया। हर किसी का अपना अपना अलग जरूर सोच लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर नेता अगर खराब हो जाए तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि देश सही से रन कर पाएगा। बाकी हाँ रेशियो थोड़ा ज़्यादा कम का हो तो ठीक है, अच्छाई ज़्यादा होना चाहिए, बाकी बुराई थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब नीचे जरा आना, ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। इधर अच्छा 2 चीज़ था। पहला था, एक वैसा था जो प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट मतलब समझते हैं आप लोग? प्रिंस मतलब क्या भैया, जो भी समझ लीजिए। अच्छा दूसरा है ब्रिटिश टेरिटरी। अब माधवराव सिंधिया हैं, नाम सुने आप लोग? सुनने किए होंगे, काहे नहीं सुनेंगे आप। देखिए इधर प्रिंसली स्टेट का मतलब है जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे थी तो 2 तरीके का राज, एक राजा का अपना राज है, दूसरा ब्रिटिश का जो होता था, जैसे आप उसको क्या बोल लो, कॉलोनियलिज्म बोल लो, चाहे जो भी बोल लो। मतलब एक जगह पे ब्रिटिश कहते थे कि बेटा ये यहाँ तक है, किसी को डिप्यूट किया तुमको इतना देना है। अच्छा राजा महाराजा का भी सब कुछ लगभग तो अंग्रेजी के अंदर में था, लेकिन हाँ फिर भी उनको छूट दिया गया था कि बस हमारे काम में हस्तक्षेप मत करिए, बाकी आप राजा हैं चुपचाप राजा बने रहिए, कोई तकलीफ नहीं। तो 2 चीज़ें हुई, जैसे ही आज़ादी का मसला हुआ तो 2 बातें हुई कि एक बात कि अगर ब्रिटिश टेरिटरी है तो ब्रिटिश टेरिटरी तो सर मिल ही जाएगा, या अगर जितना है तो आधा आधा चलो बांट दिया जाएगा। अंग्रेज बोले कि ठीक है पाकिस्तान का भी बंटवारा हो रहा है और इंडिया का भी, तो थोड़ा तुम ले लो थोड़ा तुम ले लो। लेकिन बात इसका होता है प्रिंसली स्टेट का। तो प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि सर आपकी मर्जी है, आपको जिधर जाना है आप जाइए, चाहे इंडिया जाइए चाहे पाकिस्तान जाइए, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स साइन करने हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो करेंगे उसके बाद काम होगा। तो 1 बाय 1 पहले एक बार देखिएगा। आइए जरा, पहले 1946 कैबिनेट मिशन प्लान मेमोरेंडम स्टार्ट हुआ। तो 1946 आजादी से 1 साल पहले, नीचे आइए, कैबिनेट मिशन प्लान मेमोरेंडम फॉर्मेशन ब्रिटिश पैरामाउंट सी एंड्स एंड देन पावर विल बी गिवन टू 2 डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बोला गया कि सर ब्रिटिश का जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जो भी पावर बचेंगे उसमें से इंडिया को और पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अब जरा नीचे ये दूसरा पॉइंट, प्रिंसली स्टेट्स कैन ज्वाइन इधर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेंड इंडिपेंडेंट। तो क्या बोला गया,
प्रिंसली स्टेट को कि या तो आप इंडिया और इंडिया के साथ जाइए या किसके साथ जाइए, पाकिस्तान के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। ये जो इंडिपेंडेंट शब्द है ना, यहाँ पे बस लिखने में ठीक था, अभी आपको पता चलेगा क्यों। इंडिपेंडेंट रहने का क्या कसर चुकाया जाता है, और जम्मू कश्मीर से बढ़िया और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अभी आपको देखिएगा, थोड़ा नीचे आइए। इफ प्रिंसली स्टेट वांट टू ज्वाइन एनी डोमिनियन देन स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। अब सुन लेना यहाँ से, और डिटेलिंग बताते जा रहा हूँ, क्योंकि यही काम आपको पॉलिटी में आएगा, उससे ज़्यादा फिर हिस्ट्री में काम आएगा, और ये पूरा का पूरा इंटरलिंक है। तो अभी नहीं समझे तो वहाँ भी नहीं बुझाएगा। और इसमें हरि सिंह का नाम आने वाला है, तो हरि सिंह के नाम के लिए रेडी रहिएगा, काहे कि हरि सिंह के बाद लाल सिंह भी आएंगे। सुनिएगा पहले, तो दो चीज़ बोला गया। अच्छा, सब सुन पा रहे हो? एक बार तेजी में बोल दो पहले, हाँ यस नो, जोर से प्लीज एक बार। अच्छा, यस और नो? थोड़ा रेडी रहना, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, जरूरी भी है। पहला देखो, बोला गया कि देखिए, अगर आप राजा महाराजा हैं, आप जूनागढ़ के राजा हैं। कहाँ के? जूनागढ़ के। आप चूना लगाते हैं। अच्छा, जूनागढ़ वैसे था कहाँ, किसी को पता है? गुजरात में, है ना। तो जूनागढ़ के राजा मान लीजिए हैं, अभी गुजरात नहीं सोचिएगा, तो जूनागढ़ के राजा को बोला गया कि सर आप या तो ज्वाइन करेंगे इंडिया को, नहीं तो किसको? पाकिस्तान को। लेकिन कंडीशन है ये, इधर देखो, पहला एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करना होगा। क्या? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप ये पहले बता देंगे कि सर साइन हो चुका है। इसके बाद आप अपने चाहते हैं अगर, तो आप अपने लोगों से पूछिए कि आप लोग इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को। प्लेबिसाइड कराइए। पढ़ाया था प्लेबिसाइड, R²IP। तो प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह कराइए। अच्छा, प्लेबिसाइड कराने के मैंने एक बात बोला था, थर्ड पार्टी उसमें रहेगा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी। रेफरेंडम में मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी नहीं रहेगा, आप खुद से करवा लीजिए। अब जरा रुक जाना, अब वो चीज़ इधर इसीलिए पहले पढ़ा, कभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसी को पहले पढ़ा लेता। इधर आओ। अब देखो, बोला गया कि पहले स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करिए, फिर आप कुछ दिन, अच्छा देखो, जैसे आप शादी में होते हैं तो शादी में पहले हो गया एक, मान लो क्या, पहले बात जोड़ रहता है। अच्छा, मेन मुद्दा का बात तो बच ही गया, दहेज। तो गार्जियन जो इधर लड़के वाले हो तो बैठे रहते हैं, बोलते हैं देखिए जी, सब बात जो है एक तरफ, पहले जो मेन मुद्दा है वो डिस्कशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर आप, मुझे लगता है भाई साहब, कैसे कोई मुंह खोल के बोलता कि मेरा बेटे का प्राइस 4 लाख। मुझे तो समझ ही नहीं आता। बेटा ही बोल रहा था बढ़िया प्राइस लगाया पापा, आप मार्केट प्राइस यही चल रहा है आजकल, समझ आप हमारा यही लगा दिए। अच्छा, जैसे ये एग्रीमेंट हुआ तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में ये नहीं, अब सुनना, सुनते जाना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। बोला गया कि स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में क्या होगा, पहले आप साइन करिए, और आपस में जो भी चीज़ें आप जो कंडीशन रख रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इंडिया से जुड़ने पे कैसे रहेंगे आप, ये रहेंगे, सारा कुछ उनको बताइए। आप आराम से उसके बाद सोचिए, और सोचने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करिए। अभी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पहले। अब मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हर जगह शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में IOA लिखूंगा, तो प्लीज़ आप मेरे से बार बार नहीं मुंह उठा के पूछिएगा उसके बाद कि सर ये IOA क्या है। तो IOA क्या है बोल लो एक बार तेजी में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इधर आना, इधर इधर मेरी तरफ देखना। नियम ये था कि अगर कोई स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो क्या, समझना मेरी बात को, जब तक कोई ये वाला साइन नहीं करेगा IOA, तब तक कोई देश या कोई जो आपका प्रिंसली स्टेट है वो किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। मतलब जैसे ही IOA साइन हुआ, अब आप उससे जुड़ गए, चाहे आप इंडिया के साथ चाहें। अच्छा, तो अब पाकिस्तान भी तो चाहेगा कि भाई जितना जल्दी जल्दी IOA हो उतना जल्दी फायदा है। इंडिया भी चाहेगा IOA, चलो सर्टिफिकेट लो, हाँ या ना, सुनते जाना। अब सर ये दो मुद्दे, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों कंपलसरी है। बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कभी भी ये बिलीव नहीं कराया जाएगा कि आप इंडिया से जुड़े हैं कि पाकिस्तान से। अब थोड़ा मजा आएगा। अब जरा नीचे आइए। जम्मू कश्मीर, राजा का नाम हरि सिंह। राजा का नाम क्या? अच्छा भाई, इधर सुन लो इतिहास। आधा से ज़्यादा लोग को लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम हैं, डोमिनेंट हैं या कुछ हैं। सर आप देखो कितना प्यारा इतिहास है। उसका राजा हिंदू है, जहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम्स हैं वहाँ का राजा हिंदू है। तो फिर कैसे कोई बोल दे रहा है कि ये उसका राज्य है, उसका देश है, उसका देश है?
आप समझ पा रहे हो? पूरा सर मुसलमान और रूलर क्या हिंदू, आपको नहीं पता है, बट एक बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ये कहता है कि हरि सिंह को भगवान से भी ऊंचा ज़्यादा पूजा जाता था, वो भी मुसलमानों के द्वारा। और हरि सिंह एक ऐसा किंग था जो लोगों के लिए वाकई सर, वो पर्सनल लाइफ में कैसा था अभी पता चलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए सर जो था भगवान से ऊपर था और रियल में था, जेन्युइन था। तभी मुस्लिम बहुमल राष्ट्र में भी अगर कोई हिंदू है, आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। कुछ बुझा रहा है? अब सर देखना इधर जम्मू कश्मीर के साथ भी आया, अब सारे राज्यों में हड़कंप मच गया कि भाई किसके साथ जुड़े यार, इंडिया के साथ कि पाकिस्तान के साथ, उनको भी कुछ पता नहीं है। अब दो चीज़ों ही सब बोल रहा है क्या, इंडिपेंडेंट रहेंगे ना इंडिया के साथ ना, अब सब जैसी बोल रहा है इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहाँ पे दो आदमी थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये लोग सर बोले कि इंडिपेंडेंट रहोगे बेटा, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, लेकिन जुड़ना तुमको किससे पड़ेगा। अच्छा, यही तो कारण था इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म, और इसलिए तो हमने लॉ को फिर क्या किया, ज़्यादा पावरफुल दिया। अरे है ना, अब जैसे सब बोला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोला इंडिपेंडेंट अभी तुमको बताते हैं हम कि इंडिपेंडेंट को IN हटाएंगे डिपेंडेंट बनाया जाता है, हम बताएंगे। आ रहे समझ में? अच्छा, साम दाम दंड में इतना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को खूब बनता था, जबरदस्त, और बनने के पीछे कारण भी था क्योंकि सब एक थॉट मिलता था। थॉट मिलता क्या था कि भाई जो चाहते हो करो, थॉट इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था कि जो चाहते हैं, जो जिद है वो करो। अब कश्मीर के पास में मुद्दा आया, जूनागढ़ भी खूब तेज बन रहा था, जूनागढ़ को सबक सिखा दिया इन लोगों ने, बढ़िया से सबक सिखा दिया। उसके बाद प्यार से ही हर जगह नहीं आया, कुछ लोगों तो उसके बाद प्यार से आए, बोले कि नहीं हमको इंडिया ही भाता है और खासकर इनसे भी हमारा दोस्ती है तो हम इन्हीं के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो उधर मोहम्मद अली जिन्ना के भी कुछ फैन थे, तो कुछ फैन उधर भी थे, वो बोले भाई कुछ हो जाए किसके साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तानी के साथ जुड़ेंगे। अब इधर आओ, जैसी बात आया जम्मू एंड कश्मीर का, हरि सिंह हो गया यहाँ फ्लैट। हरि सिंह ने भी कहा आज़ाद थे आज़ाद रहेंगे। अब ये जो सर जवाहरलाल नेहरू बोले आज़ाद थे बेटा, लेकिन इन पे प्रेशर काफ़ी बनते लगा। सुना इधर, पाकिस्तान बोल रहा है हरि जी ये वाला साइन करिए ना, कौन सा, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। अच्छा, इंडिया बोल रहा है हरि ये साइन करो, नहीं तो सारा खरी उरी सब बंद कर देंगे। आप सुनना सर, ये इंडिया का IOA पे टारगेट है, पाकिस्तान का भी किस पे टारगेट है, अरे किस पे, IOA पे। पाकिस्तान भी IOA ही चाहता है, पाकिस्तान भी अरे भाई पाकिस्तान चाहता है जम्मू कश्मीर किस तरह मेरे हो। अच्छा, बात ये है कि जम्मू कश्मीर चाहता क्यों है, सबसे सवाल तो जम्मू कश्मीर चाहता क्यों है। पहली बात कि डिवीज़न के समय हरामखोर को एरिया तो कम मिला है, तो उसको तो ऐसे ही मचा हुआ है। दूसरा बात सर, जम्मू कश्मीर जियोपॉलिटिकली लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अब आपको मैपिंग का यहाँ रो, इधर देखो तो ऊपर में याद है ना, हिमाचल वगैरह भी याद है। अब ये सर जम्मू कश्मीर, इधर क्या रहा लद्दाख, तो अभी आया ना, मान लो पूरा रहा जम्मू कश्मीर, इधर देखो चाइना, इधर देखो पाकिस्तान। समझ लो सर, ऐसे जगह पे खड़ा है जम्मू कश्मीर जहाँ चाइना और पाकिस्तान के लिए गजब किस्म का है सर कॉरिडोर है, जो मन चाहे सर कर लेगा यहाँ पे। अच्छा, अब पाकिस्तान ने जैसे ही बोला हरि सिंह को, इधर देखो हरि सिंह पे काफ़ी प्रेशर हो गया। हरि सिंह को लगा कि यार क्या करें, इधर जाए उधर जाए क्या करें। हरि सिंह ने प्रेशर में आके बोला क्या कि किसी तरह, अब सब सुन रहे हो प्लीज सुन। हरि सिंह ने बोला क्या, एक काम करते हैं इस मुद्दे को ना शांति रखते हैं। तो क्या करें शांति रखने के लिए, तो बोला क्या पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। सर पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन हो गया, डन। किसने किया, हरि सिंह ने। किसे, पाकिस्तान से। अब इधर देखना, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के तहत कुछ और प्रोटोकॉल था। लगभग माना जाता था कि स्टैंड स्टील एग्रीमेंट अगर साइन किसी देश के साथ हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि IOA भी उसी के साथ साइन हो जाएगा, ऐसा मैक्सिमम था, लेकिन फिक्स नहीं था। अब देखो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के तहत टेलीग्राम डिपार्टमेंट और पोस्टमैन और ये सब का डिपार्टमेंट लगभग चला गया किसके कब्जे में, पाकिस्तान के पास। अब इंडिया बोला, जवाहरलाल ने बोलो कहा रे हरि सर आपको आज वीडियो भेजूंगा, तुम्हारा इतना दुस्साहस। अच्छा, अब हरि जी का
जो है दिमाग खराब होना है, और आपको अभी मैं गाली देने वाला हूँ, रेडी रहना, मैंने पूरा भरपूर, क्या कि पूछने वाला हूँ पीछे का। अब समझना, अब हरी जी जो है ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किसके साथ कर लिए हैं? इंडिया काफ़ी नाराज। अच्छा, इंडिया नाराज हो गया, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और सभी लोग बहुत बहुत समझाए भी, बहुत बोले भी कि ठीक है हरी, देखते हैं। माउंटबेटन चाहते थे इस बात को किसी भी तरीके से, हालांकि माउंटबेटन का नियत कहीं भी साफ नहीं है। वो भी नहीं चाहते थे कि अच्छा कोई कैसे चाह लेगा भाई कि इतना जल्दी सब ठीक ठाक हो जाए। माउंटबेटन का नियत ये था कि ये मुद्दा ना थोड़ा हॉट रखा जाए, और पूरे मैं आपको बता दूंगा अंग्रेज हर जगह कुछ ऐसा करके गए हैं कि बाद में उनको बुलाने की जरूरत पड़िए जाएगा। पूरे जगह इंडिया हो सर डिवीज़न ऐसा किया कि जीवन भर के लिए सर ब्रिटिशर्स का नाम आएगा ही आएगा। ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था तो वो हमारा था, ये तुम्हारा था। पाकिस्तान को बर्बाद किया ही किया। बांग्लादेश तो खैर इधर हटा दो, तो बाद में आ गया। उधर श्रीलंका सर ले जाके यहाँ से तमिल लोगों को रख दिया अंग्रेज। तमिल को उठाया, वहाँ से जाके पेड़ पौधा लगवाया, उनसे काम करवाया, फिर उनको एजुकेशन दिया, उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया। सिन्हा लोगों में और इनमें हो गया यहाँ लफड़ा, वहाँ पढ़ाऊंगा फिर डिटेल में। फिर आज वही काम हुआ, ऐसा लफड़ा लगा के गया कि सर न तमिल खुश है न सिन्हा खुश है। वहाँ सिविल वार का सिचुएशन लगता है हमेशा होते रहेगा। राजीव गांधी का वही कांड हो गया। अब हर जगह ये करेगा, पूरा जब पढ़ा दूंगा तब म्यांमार में भी ऐसा ही दिखेगा आपको। वहाँ पर भी रोहिंग्या के साथ गजब का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो ना, इधर पाकिस्तान ने जैसे स्टैंड से साइन कर लिया, दो चीज़ हुई। इंडिया सर परेशान हो गया कि अगर जम्मू कश्मीर गया ना, एक बात तो तय है, इंडिया जानता था, इंडिया ने बोला कि देखो भाई पूरे लोगों की सहमति से जा रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बात तो ये हुआ था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद अभी हरी सिंह भी क्लियर नहीं थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। लेकिन उनके पीछे जाने का कारण क्या था? देखो, पूरा जो राष्ट्र था उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा किसका था? मुस्लिम्स। और मुस्लिम लोग के लिए हरी सिंह क्या थे? भगवान। लेकिन हरी सिंह ने ये नहीं सोचा कि भाई इनसे पहले पूछ लिया जाए तब काम किया जाए। तो ये इनको लगा कि सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं और पाकिस्तान इसी तर्ज पे बन ही रहा है कि सारे मुसलमान वहाँ रहेंगे, तो क्यों ना हम इनको वहीं पे रखें ताकि ये लोग क्या रहे? सेफ, सो कॉल्ड सेफ। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन सर अब उसके बाद दो चीज़ होने वाली है। देखो, पाकिस्तान को तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए साइन किए थे ना कि शांति रखेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं। अब और प्रेशर बढ़ दिया, कह रहा है हरी साइन करे आईओए, साइन कीजिए जल्दी से आईओए। अब हरी सिंह को लगा यार ये तो गजब कर दिया भाई, हम शांति के लिए की थी और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया। अब हरी सिंह को मन नहीं था, अब हरी सिंह डाउट हो गए कि यार इसका नियत ठीक ठाक अब नहीं है। अब देखो हरी सिंह के साथ क्या हुआ। हरी सिंह तो अभी बेचारा सोच में ही डूबा हुआ था। तब तक इधर पाकिस्तान ने बोला क्या, हरी अगर ऐसे नहीं मानोगे ना तो मनाना हमको आता है। अब दो बातें ध्यान रखना, इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका है। अब सर 1948 ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 1947 में सोचो अभी हरामखोर अगस्त में अभी बंटवारा हुआ है। इतना जल्दी देखो मारपीट करने के लिए आ गया ये सब। अब देखो क्या बोल रहा है जम्मू कश्मीर को, सुनो भाई। 1948 में माउंटबेटन से बोल रहा है कौन? जिन्ना जी कह रहे क्या हरी सिंह को साथ दें कि मतलब ज़बरदस्ती करके साइन करवा ले। माउंटबेटन बोला देखो भाई अभी तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, इसलिए क्योंकि अभी तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ है, तो तुम अपने मर्जी से और पूछ के तुम ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बोला कि ठीक है नहीं करेंगे ऐसे। तो एक आइडिया निकाला, बोला क्या, एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम है लश्कर। सुनना अभी, गाली देने का अभी तैयार हो जाओ, गाली सुनने के लिए। लश्कर में क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाया था। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? अरे बोलो तेज में। 1939 से 45-6, आज़ाद हुआ 7 में, अटैक करने आ रहा कब? 48। ये बोला क्या, एक बात में सुनो, तुम हमको ना डायरेक्ट नहीं जाने दोगे। वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिक तो इंडिया के तरफ से अंग्रेजों के लिए लड़े थे ना, उनमें से उनका ग्रुप ऐसे लोगों का बनाया कि उनका डिटेल नहीं था, जो पाकिस्तान आए थे जो मुस्लिम थे, उनको सर क्या किया, उनको मिला के ग्रुप बना दिया, ग्रुप का नाम पड़ा दिया लश्कर। उनको हथियार उथियार सब दिया, बोला कि जाके, और ऑर्डर था सर, स्टेटमेंट एक नाम है, नाम सर लिखा मैं नाम भूल रहा हूँ, ऑर्डर था दिल्ली तक पूरा कैप्चर करके आना है, जम्मू कश्मीर नहीं। कहाँ तक? ख्वाब बड़े हैं साहब, दिल्ली तक पूरा कैप्चर करना है। गए लोग, पूरा लूटपाट उटपाट सारा बर्बाद, एकदम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। अब देखो हरी सिंह को याद आया किसका? भारत का।
जो जवाब दे रहे थे। अब हरि सिंह ने फोन किया जवाहरलाल नेहरू के पास, हेलो जवाहर। जवाहर बोले बोल भाई। अब बोले अब क्या? यार खतरे में भाई, बचाना है तेरे को। तो इधर इधर माउंटबेटन का यहाँ पे एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन ने बोला हरि सिंह को, और हरि सिंह से पहले जवाहरलाल नेहरू को, देखिए जवाहर भाई, आप तभी रक्षा करने जा सकते हैं जम्मू कश्मीर का जब जम्मू कश्मीर वाला आपको आईओए साइन करके दे। क्या है कि जम्मू कश्मीर अभी आपका हिस्सा नहीं है। अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? समझ पा रहे हो? तो मुंह उठा के मत चल जाइए, पहले क्या करिए, साइन करवाइए, तब बचाने जाइएगा। उसके पहले तो सर साइन सोचे। अच्छा इधर जवाहरलाल नेहरू तो अभी उतावले में थे, तो बोले छोड़ साइन, उन पहले मार के आएंगे। अच्छा अभी सोचना ध्यान से। अब सर इधर आईओए साइन हो गया, और हरि सिंह ने बोला इधर इधर, जैसे इंडिया ने बोला जवाहरलाल नेहरू बोले कि सर इधर देखो, वो बोला कि आइए आइए। अच्छा लगभग एक तय था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। और लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से हरि सिंह ने अपने सेनापति को ही बोला था कि अब हरि सिंह ने सेनापति को बोला कि अब अगर पाकिस्तान के आने से पहले हम तक अगर इंडिया की सेना नहीं आई तो हमको गोली मार देना। सब मतलब नींद में हम रहेंगे, गोली मार देना, क्योंकि पाकिस्तान लगभग कैप्चर कर चुकी थी, बाद पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। अब दो बातें बोली गई। सर उनका सेनापति बड़ा कमाल का बात बोला, हरि सिंह का, बोला कि सर देखिए आप भले ही भाग सकते हैं, आप भले ही भाग सकते हैं इधर, लेकिन सर सेनापति ने एक बात बोला कि एक राजा को अगर पाकिस्तान कैप्चर कर लिया तो सर आपसे तो जो मनो साइन करवा लेगा। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपकी सुरक्षा है। आप सोच रहे हैं जान की जान उनके, मत सोचिए। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सुरक्षा, क्योंकि सर साइन आपके करने से पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा। तो इसलिए हरि सिंह को सबसे ज्यादा सुरक्षा उसके कमांडेंट दिया था, जो उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद इधर इंडिया की तैयारी इस बात के लिए थी, लेकिन इंडिया से पहले क्या, हरि सिंह ने पहले ही तार पे साइन करके भेजा क्विकली और बोला लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन इंडिया का एक आइडिया है, इधर आईएनसी था सर। आईएनसी ने क्या बोला, देखिए हम ऐसे नहीं मानेंगे बात को, जब तक आपका जनता नहीं बोलेगा ना तब तक हम नहीं मानेंगे। सर आपका जनता सर्वोपरि होना चाहिए। हरि सिंह बोल रहा है अरे छोड़ ना रे जवाहर भाई, साइन कर दिए, जनता मानेगी, तू पहले आ। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंडिया का अप्रोच अलग था ना। अच्छा इसका जिन्ना का अलग अप्रोच था, इसका था कि रूलर डिसाइड करेगा। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि रूलर डिसाइड करेगा कि कौन किस में जुड़ेगा, और आईएनसी का कहना था लेट द पीपल डिसाइड, पीपल को डिसाइड करने दो, वहाँ रेफरेंडम करवाओ, जब बोलेंगे तब इंडिया से जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक है डेमोक्रेटिक अप्रोच और दूसरा का पहले ही डिक्टेटरशिप अप्रोच है कि रूलर ही डिसाइड करेगा कि किससे जुड़ना है। और आईएनसी ने क्या बोला, नहीं सर साइन भले मेरे साथ किए हो, लेकिन पहले तुम अपने लोगों से पूछो, अगर लोग सहमत होंगे तब इंडिया के साथ जुड़ना, नहीं तो। सुन पा रहे हो? अब हरि सिंह ने आईओए साइन कर दिया और बोला इधर पहले बचाने आओ, प्लेबिसाइट बाद में करवा लेना। क्या बोला? पहले बचाने आओ। अच्छा हरि सिंह ने जैसे ये बात बोला उसके बाद, और हरि सिंह ने क्या बोला, अगर इंडिया का कल नहीं आता है, अगर इंडिया जो है कल इंडिया की आर्मी नहीं आती है बचाने हमें, तो हमें मार देना गोली। हरि सिंह ने यहां तक बोल दिया, एकदम ठीक ठाक, सब काम ठीक चल रहा था। लेकिन दो बातें हुई। अब जैसे ही इंडियन आर्मी पहुंची, रातों रात सर सेना भेजा गया, और सेना इतनी जल्दी पहुंची, इंतजार में ताक में था ही पाकिस्तान का वो नष्ट। तो सबसे पहले ध्यान थोड़ा दीजिएगा नीचे। अब वहां पे मैंने दो चीज बोला कि आईएनसी और मुस्लिम लीग में क्या अप्रोच था। आईएनसी सर हमेशा डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाया है, जबकि मुस्लिम लीग का क्या था कि रूलर डिसाइड करेगा। अब रूलर जब डिसाइड करेगा, और बार बार ना ये जिन्ना को आपको जो वीडियो में भेजूंगा आप देखे भी होगा, मैं भी एक एपिसोड आया है वो भेजूंगा आपको, आप कहीं देखे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री एपिसोड देखोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भेजूंगा, वो देखना है अभी के अभी, आपको वहाँ पे एग्जैक्ट रीज़न पता चलेगा। अब देखो क्या हुआ, जैसी ये चीज़ हुआ तो दो चीज़ें हुई कि अब इंडियन आर्मी तो आ तो गई, भगा भी दिया, लेकिन सर दो बातें हुई। अब ऑफिशियली क्या हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर किसका पार्ट था?
अरे किसका? इंडिया का। क्योंकि ओवरऑल रूल ये था कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा वो उसका पार्ट हो जाएगा। तो इंडिया का ऑफिशियली पार्ट तो हो गया, कौन? जम्मू कश्मीर। लेकिन आईएनसी ने क्या बोला था कि जब तक प्लेबिसाइट या रेफरेंडम जब तक नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं, क्या कि हमारा सिद्धांत है सर, और एक हर सक्सेसफुल पीपल का अपना सिद्धांत होता है। अब जैसे ही बोला तो क्या बोला, अब जब भगा दिया और पाकिस्तान भगा तो गया लेकिन कुछ जगहों पे अच्छा खासा एरिया कैप्चर तो कर ही लिया था, अब वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया। उसी चीज़ के लिए माउंटबेटन को बोला गया कि अब क्या करें बताइए, पाकिस्तान को तो मार के भगा दे लेकिन हरामखोर कुछ एरिया तो रख लिया, कुछ एरिया में हम नहीं कुछ कर पाए। तो क्या बोले माउंटबेटन, सुनिए, कहीं और नहीं, आप यूएन जाइए और यूएन जाके इस मसले को वहाँ से बुलाइए। क्या है कि थर्ड पार्टी रहेगा तो आपको न्यूट्रलिटी ज़्यादा इजी रहेगा और प्लस एक न्यूट्रल पार्टी रहना चाहिए। अब इंडिया को लगा आइडिया ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे सरकारी गवर्नमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, अगर तुम सरकारी या गवर्नमेंट के किसी काम में स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो आपका सारा काम हो जाएगा। मैं सच्ची बता दे रहा हूँ, आपको गवर्नमेंट में जैसे इतना सा बोलते हैं ना, रिलैक्सो का चप्पल घिस गया आपको पेंशन लेने में, घिस जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप स्टेज बाय स्टेज जाओगे ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे, भले वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, स्कीप कर दें स्टेज। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम फलना राम खिलावन सिंह के बेटा हैं और हमारा काम पहले होना चाहिए, नहीं तो गोली चल जाएगा। अब ये जो गोली चलने वाली बात होती है, इन लोग का एक ही होता है, गोली इन्हीं पे चलता है, काम इनका होता भी नहीं है। इसलिए क्योंकि ये वहाँ जाते हैं और राम खिलावन सिंह कुछ होंगे ना, तुम क्या हो भाई, अरे समझ में, तुम कुछ हो नहीं, तुमको पता चला पब्लिक के कूच के मार दिया, बस बात खत्म हो गया। जैसे रेलवे पे देखेंगे, बैंक में लोग लाइन लगते हैं, कुछ तिस्मार खा लोग आएंगे, सर जी कोने से आ जाएंगे। अच्छा लेडीज लोग रहती है, चाहे वो कोई भी बैंक वर्कर, लाइन में आइए। अच्छा ये बाबू पीछे जाएगा। आप टिकट कटवाने गए कभी काउंटर पे, रेलवे गए होंगे, आप देखिएगा लाइन पूरा लगा रहेगा, सुन पा रहे हो, लाइन लगा रहेगा। जैसे कोई पीछे से आया पीछे से आएगा, जैसी गेट के पास, पीछे का लोग ओ भाई ओ अच्छा वो क्या बोलेगा, मतलब पूछे नहीं, मालूम नहीं, कहेगा पूछो को चाहे पूछो को पीछे वो सब काम ना कि पूछने के बहाने आए अब पर्ची देके निकल गए, वो सब काम। तो ये जो है मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट के सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जाओगे आपका काम हो जाता है, स्किप करने की कोशिश ना करें। इसलिए गवर्नमेंट के काम में आपको पूरा धैर्य सिखा दिया जाता है। अगर आपके पास पेशेंस की कमी है तो आप सर पूरा पेशेंस सीख जाएंगे। चप्पल तो घिसेगा अलग है, पेशेंस भी आप में खूब आ जाएगा। और अगर आपको अपने पेशेंस पे काबू नहीं है तो एक मूवी देखिएगा, सातवां आसमान, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा अकेले, मतलब बहुत सारी मूवी है, उसमें भी सातवां आसमान भी है, और आपको सर बहुत बढ़िया उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पेशेंस कितने हैं। और पूरा देखना है बस, आधा नहीं देखना है, नीचे आ जाओ। अब जरा मेरे नोट्स पे वहां पे ध्यान दो। जूनागढ़ के रूलर ने, इधर ऊपर से आ जाओ पेज नंबर 132 पे। क्या मैं अभी तक क्या पढ़ाया हूँ एक बार रिकैप कर देता हूँ। क्या क्या बोला हूँ मैंने? बोला कि सर पाकिस्तान का बिलीफ सिस्टम तो नेगेटिव था ही, हरामखोर हैं ही। अब इंडिया का दो चीज़ हुआ, जम्मू कश्मीर वाले से दो कंडीशन डाला गया कि कोई भी राजा अगर जुड़ना चाहता है या तो इंडिया से या किससे, पाकिस्तान से। डोमिनियन वर्ड यूज़ किया हुआ है, टू डोमिनियन डिवीज़न के समय। तो बोला गया कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं तो दो काम करना पड़ेगा। पहला, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करिए, और दूसरा क्या, आईओए फाइनली जो साइन करेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, जिसके साथ आप जुड़ो उसके साथ। ये दो प्रोसेस रहा। हरि सिंह के साथ सर मजबूरी थी, प्रेशर के कारण स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो पाकिस्तान के साथ साइन हुआ, लेकिन पाकिस्तान की वो जो नीयत है इतनी खराब थी, उसके बाद आईओए किसके साथ साइन हो गया, इंडिया के साथ। अच्छा अब जरा पेज नंबर 132 को पूरा देखिए, क्विक थोड़ा देखिए ध्यान से। क्या है पहला पॉइंट, 4 पॉइंट तो पढ़ चुके थे, नीचे आइए। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इज लाइक बैना, दिख रहा है? बैना नहीं समझते हैं कि घर खरीदना है तो पहले 1-2 लाख जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। पहले जमीन उमीन खरीदने समय बैना, उसी को बैना बोलते हैं ना, कि चलिए रूम रेंट है तो पहले कुछ जमा कर दीजिए, फिर बाद में आके दीजिएगा हाँ एडवांस। तो वो आइए बैना, नीचे आइए। देन उसके बाद डिस्कशन हो गया, उसके बाद आप आईओए पे साइन किया जाएगा। नीचे आइए, दो ऑप्शन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है
उसमें आप पूरा डिस्कशन करिए, क्या मिलेगा, क्या नेगोशिएट करिएगा, क्या होगा, और उसके बाद आईओए साइन करिए। डायरेक्टली साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये भी हो सकता है कि आपको सर इतना खुश है इंडिया से कि आप बोले छोड़िए हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे हम तुम्हारे तुम हमारे सनम, बस हम डायरेक्टली साइन कर दिए क्या आईओए, हमको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है आईओए। नीचे आओ। सो व्हेन कैबिनेट मिशन प्रपोजल आया देन आईएनसी सेड, ध्यान से सुनना, आईएनसी ने बोला प्रिंसली स्टेट रूलर डिसाइड ऑन द विशेज ऑफ पीपल टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। आईएनसी ने क्या बोला कि वो लोग डिसाइड करेंगे कहाँ जुड़ना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेटिक अप्रोच। दूसरा देखो मुस्लिम ने क्या बोल रहा है, रूलर विल डिसाइड, राजा डिसाइड करेगा कि किसके साथ जुड़ना है किसके साथ। और आपको बता दूं राजस्थान जब जुड़ रहा था तो राजस्थान के रूलर को पकड़ के लाया था ये सब जिन्ना वाला, और राजस्थान से बड़ा एरिया समझ लो एकदम, और हाथ मारा था पाकिस्तान वही एरिया पे जो बड़ा एरिया है, ऐसे मजाक थोड़ी है, बड़े एरिया पे सोच के रखा था। राजस्थान को बुलाया, बोल भैया ऐसे क्या बोल रहा है, ये लो सादा कागज और जो साइन करना है साइन कर लो, बस हमसे जुड़ जाओ। अच्छा राजस्थान में बोला थैंक यू यार जिन्ना साहब, मतलब दिल जीत लिया आपने बाई गॉड, लेकिन बोला क्या हम 2-3 दिन में सोच के बताएंगे। अब जिन्ना कह रहा है पेपर बर्बाद आए थे। ये 2-3 दिन सोचने के लिए हम दिए थे, अभी साइन करना पड़ेगा। उसके बाद चलो चला गया। तो राजस्थान का भी मूड लगभग पाकिस्तान के साथ लगभग बन ही गया था। तो फिर मैंने क्या बोला, और इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू फोन किया सरदार को, सरदार देखो ना ये तो तुम्हारा जो है राजस्थान भी लग रहा है हाथ से निकलेगा, अभी करते हैं। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जाके क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा जो था ना पापा जानता था वो, मेरा इतिहास जानता है वो। तो तुम हमारे लिए बेटे हो, प्यार से भी समझा सकते हैं। कि अच्छा ठीक है। अब सर ऐसा उसको खोपचे मिल जाएगा, समझाया राजस्थान इसके साथ आ गया, किसके साथ, इंडिया के साथ। अब सोचो इस कदर सबको जोड़ा गया है, तो आपको लगता है कि हम पीपल को पावर देंगे? आपको लॉ को पावर देना ही पड़ेगा, नहीं तो सर कोई भी बगावत कर सकता है कभी भी। इस तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से संभाला बाई गॉड। फिर भी जो नॉलेज लेवल था, चाहे जवाहरलाल नेहरू का, चाहे सरदार वल्लभ पटेल का, चाहे भीमराव, एनीवन सर, होल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, चाहे फाइटर, गजब किस्म का था। हम लोग लकी हैं कि हमारे लिए वैसे मिले। बाकी नीचे आइए दूसरा। अब सर जूनागढ़ के रूलर ने देखिए क्या बोला, जूनागढ़ के रूलर बोले कि पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ के रूलर क्या बोले, पाकिस्तान में जाएंगे, बट वहां के पीपल बोले इंडिया के पास जाएंगे। अब जूनागढ़ के लोग बोला कि हमको इंडिया के पास जाना है, और रूलर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान के साथ। अब नीचे आओ। देन आईएनसी सपोर्ट दिस, दैट्स व्हाई दे ज्वाइन इंडिया। तो इंडिया क्या बोला, ये आईएनसी बोला कि भाई अब ज़्यादा उछल कूद नहीं करिए, इसलिए क्या है कि लोग का समर्थन किसके तरफ है, इंडिया के तरफ। तो आप ज़्यादा दिमाग। अच्छा जूनागढ़ का आप देखेंगे ना तो जूनागढ़ का अजीब किस्म का सर उसका भी है। जूनागढ़ में भी लगभग वहाँ का भी जो नवाब है, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो, लेकिन वो भी शायद मुस्लिम थे, वीडियो पे जो आपको पता चल जाएगा। वो भी अलग किस्म का अप्रोच रखता था वो, और वो इंडिया से लड़ने के लिए राजी हो गया सर। उसके बाद हैदराबाद, उसका अलग सीन है, वो कह रहा इंडिया से लड़ जाएंगे, आइए देख लेते क्या होगा। अच्छा बोला, बोल तो दिया बेचारा, जब थप्पड़ से मारना शुरू किया तब कह रहा ना 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 जीत नहीं पाएंगे, पहले ट्राई कर ले थे कि हम जीत पा रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि पहले ट्राई कर लेते हैं, 4 कोड़ा खा के देखेंगे कि बर्दाश्त कितना हो रहा है, सब उसके बाद आगे करेंगे। पेज 133, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, मुस्लिम पॉपुलेशन बट हिंदू रूलर। पेज नंबर 1 दिख रहा है, नीचे आइएगा। हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, नॉट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। सर इनके भी मन में था, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। क्या बोले सर, आज़ादी ऐसा कमबख्त चीज़ ही है कि हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, लेकिन सच बात भी है कितना भी कोशिश करो आज़ाद रह नहीं पाओगे। आज मम्मी पापा के चक्कर में हो, कल किसी और के चक्कर में पड़ोगे। आज़ादी से आपको इसलिए कहावत है, मरने भी दो यारो, जीने भी दो यारो, नहीं मरने भी दो यारो। मरने के लिए भी सर आपको परमिशन लेइए कि मरना पड़ेगा, कि मरे कि ना मरे, उससे पहले दिक्कत है सर। नीचे आइए, बाकी मरिएगा नहीं। हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, नॉट टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान। इंडिया से इसलिए नहीं क्योंकि नेहरू की बनती नहीं थी हरि सिंह से, बड़ा चिढ़ते थे हरि सिंह नेहरू से कि ये टोपी लगा के आ जाता है, सिगरेट पीता रहता है, हमको सिखाता है, ऐसे समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये थोड़ा बनता नहीं था, मतलब जो एविडेंस है, एविडेंस ये कहता है कि आइडियोलॉजी में हरि सिंह का और नेहरू जी का बहुत डिफरेंस था। और यही बात ये भी था ना कि नेहरू मात्र एक ऐसे लीडर थे उस समय जो इंडिया में एक गजब किस्म का कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी था उनका,
जो बोल दिए उनके टक्कर में कोई समय था भी नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, अलग किस्म का लीडरशिप उनमें था और वो सर इतना डोमिनेंट था कि उनके आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। अगर एक बार जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया हाँ, तो सर पूरा जो इंडिया का पॉपुलेशन है हाँ में पलट गया, ना बोला तो ना में पलट गया। अब इस लेवल का किसी में लीडरशिप हो तो जग जाहिर बात है कि जो लोकल एरियाज के राजा होंगे उनको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब जैसे मान लो मोदी जी, अब ये क्या है सर, ये लगभग भौकाल तो पूरा फैलाए रहते हैं, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, कम नहीं है भौकाल, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इंडिया में तो बात ही छोड़ो, तो जो लोकल जो चीफ मिनिस्टर लोग हैं उस तरह जो जलता रहता है, ये क्या ये भौकाल फैला के रखा है। इसलिए आप देखोगे तो साउथ इंडिया वाले अधिकतर बार जानते हैं कि सर बीजेपी को सरकार में सेंटर में ही रहने देना है, राज्य में उनका क्लियर है फंडा, राज्य में अपने लोग, केंद्र में उनका क्लियर है। अच्छा, ममता बनर्जी से भी निपटने चले जाते, ममता बनर्जी भी कहते हैं हमें बंगला चाहिए। अब एक बार जहाँ बोला मोदी जी का काम यहाँ पे खराब हो जाता है, तो बेचारे वही मैंने बोला भौकाल तो पूरा फैला के रखे, लेकिन सर लोकल रूलर तो हमेशा आपके अगेंस्ट रहेगा। और ये अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ एक रूलर अगर कंबाइंड हो जाए और सब समर्थन कर दे, क्या बोला था, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो अच्छी बात है कि होते रहना चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी भी ऐसे बोलती हैं कि मोदी जी ज़्यादा उड़िए मत, ये तो हम भी हैं। और सच गजब का, मतलब उसका भी, ममता बनर्जी का भी अलग लेवल का सर लीडरशिप क्वालिटी है, जबरदस्त। नीचे आइए 133 पे, इंडिया से नहीं साइन किया, इसका रीजन आपको पता है क्योंकि बनता नहीं था, बट ये बात बहुत छोटा है, उसके पीछे और भी रीजन्स हैं। और रीजन ये था कि मुस्लिम डोमिनेंट था और कहीं ना कहीं हरि सिंह बहुत सहानुभूति रखते थे मुस्लिमों के प्रति, तभी वो राजा भी थे, तो अलग रीजन है। बाकी हाँ ये भी सही है कि जवाहरलाल नेहरू से उनका बनता नहीं। नीचे आइए, जम्मू कश्मीर इज जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। जियो पॉलिटिक्स समझाया था ना, तो जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, लोकेशन वाइज की रिसोर्स वाइज, लोकेशन वाइज, हालांकि रिसोर्स वाइज भी कह सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है आपको यहाँ पे कहने के लिए, लेकिन आप जियो पॉलिटिकली बोल दिए ना, आप सेफ जोन में हो। आपने जैसे जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बोला, अब जियो पॉलिटिकली में दो डायमेंशन आ गया, लोकेशन और रिसोर्स। आपने सीधा बोल दिया जियो पॉलिटिकली, अब तुम समझो रिसोर्स की लोकेशन, बात खत्म। हमने दोनों डायमेंशन खोल के रख दिया है। अगर बोलेगा कि तुम कहाँ लिखो लोकेशन, तो बोलेगा जियो पॉलिटिक्स लिखे है ना जी, और बोलेगा ये अगर तुम क्या दोनों नहीं लिखो, तो जियो पॉलिटिक्स मतलब दोनों होता है, लोकेशन वाइज भी और रिसोर्स वाइज। तो देखो वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, दोनों तरफ से काफी प्रेशर था। सो हरि सिंह साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, ताकि शांति मिले, शांति मिलने वाला था। नीचे आइए, सो हरि सिंह साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, देन पोस्टल सर्विस एंड टेलीग्राफ सर्विस गेट्स इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। अब जरा नीचे आइए, एंड पाकिस्तान खुश था कि आईओए तो अब साइन हो ही जाएगा। अरे समझ में, नीचे आओ। एंड इंडिया काफ़ी अपसेट था हरि सिंह से, तो एक तरफ खुशी चल रहा था, एक तरफ गम। अब आइए, हरि सिंह शांति के लिए साइन किए थे, बट पाकिस्तान अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने लगा। सो हरि सिंह नाउ गेट्स इन ट्रबल। हरि सिंह कहाँ आ गए, ट्रबल में आ गए। जरा आइए इधर, इधर मेरी तरफ देखना, मैंने बोला था लश्कर, अभी आपको लश्कर इसने सर सैनिकों को मिला के बना तो दिया। अच्छा, इंडिया को अब तक ही नहीं पता था कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, हरि सिंह को भी ये नहीं पता था कि पाकिस्तान ने अटैक किया। उनको लगा कोई ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप को हमारा सिर्फ एरिया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पाकिस्तान के बारे में किसी को भनक नहीं था। कब पता चला, इधर इधर वर्ल्ड वार 2 में मैंने क्या बोला था, सैनिक लड़े थे, तो सैनिक सब साथ लड़े थे, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। जब इंडिया का आर्मी आया और जम्मू कश्मीर में मारने लगा, तो देखा ये तो वही सैनिक है जो हमारे साथ वर्ल्ड वार 2 में लड़ रहा था। आप समझ पा रहे हो, तब जाकर ये वेरीफाई हुआ कि अरे यार ये कोई लश्कर उसका, ये सब पाकिस्तान का किया जा रहा है। अरे अब समझे नहीं समझे, सैनिक तो साथ ही लड़े थे वहां, अब उधर के सैनिक ग्रुप को ही बना के नाम दे दिया गया लश्कर नाम का, और इधर लूटपाट के लिए भेज दिया गया। सिमिलरली जब लोग लड़ने आए तो देखे भाई तू तो वही है ना, समझ आ रही मेरी बात, हम दोनों साथ लड़े थे, बम फेंक रहे थे तो गोली मार रहा था, आज हराम को इधर आ रहा है। तब जाकर वहां पता चला कि यार ये तो पाकिस्तान का काम है। उससे पहले तक किसी को क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान हैज अटैक्ड जम्मू कश्मीर। तब सैनिक लोग जाके बोले कि सर ये कोई लश्कर उसका कुछ नहीं है, ये सारा किसका किया जा रहा है। नीचे आओ, नीचे। वर्ल्ड वार 2 से सोल्जर लड़कर आए थे, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया इज डिवाइडेड। देन पाकिस्तान ने इन सब सोल्जर्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया लश्कर, और उनको आर्म्स एंड दे किल पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑक्युपाई लैंड एंड लूट बिलोंगिंग्स। पाक पहले अंग्रेज से पूछा था चढ़ाई करने के लिए,
जम्मू कश्मीर पर, बट अंग्रेज सेड कि अभी जम्मू कश्मीर अनडिसाइडेड है तो अभी आप चढ़ाई नहीं कर सकते। देन दे मेड लश्कर्स एंड अटैक्ड जम्मू एंड कश्मीर। नीचे आओ पेज नंबर 134 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते जाना। लश्कर्स, एंट्री ऑफ लश्कर्स, तो पहला लश्कर्स में है अननोन, उसको अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि ये कौन थे। जरा आगे आओ, सेंट बाई मेजर अकबर खान, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सेंट बाई मेजर अकबर खान जो कि पाकिस्तान डिपार्टमेंट आर्मी में है। नीचे आइए, अच्छा क्या देखो बोला है, टू ऑक्यूपाई लैंड एंड लूट एंड अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली तक भी लैंड ऑक्यूपाई करने का ऑर्डर था। समझ लो, एक ही बार में अरबपति बनना चाहता था पाकिस्तान पूरा। आप सोचो दिल्ली तक, जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक लोकेशन, अब मैप पर समझ में आया ना कहाँ से कहाँ तक, समझ रहे हो, जम्मू कश्मीर होते हुए इधर पूरा लद्दाख होते हुए थोड़ा सा पंजाब हरियाणा और सर दिल्ली, थोड़ा हिमाचल प्रदेश। भाई एक ही बार में बड़ा जैकपॉट मारने का एकदम सोचा था ये। नीचे आइए जरा, अब सर हरि सिंह गेट्स पैनिक इन सितंबर 1947, कब की बात हो रही है, सितंबर, आजाद कब हुए, भूल गए क्या, 15 अगस्त सितंबर 1947 की बात है सर। अभी तो महीना भर भी ठीक से नहीं हुआ है भाई। देख रहे हैं इसका यही बोला जाता है, बेआत्मा जो है वो इंतजार नहीं करेगा। जरा नीचे आइए, सितंबर 1947 दे स्टार्टेड किलिंग लूटिंग इन कश्मीर, लूटना शुरू कर दिया। आगे, सो हरि सिंह गेट्स पैनिक ऑक्युपाइंग, तब हरि सिंह ने हेल्प मांगा फ्रॉम नेहरू, कि नेहरू भूल जाओ सब बातें जो हमारे इतिहास में हुई थी, जितनी सारी चिट्ठियां लिखी थी सब जला दो, अब एक नया शुरुआत करते हैं, आ जाओ। नेहरू, देन नेहरू ने क्या बोला, नेहरू सेड कि पहले आईओए पे साइन करिए, आईओए पे साइन कीजिए एंड प्लेबिसाइड कराइए। देन हरि सिंह साइन आईओए एंड सेड कि प्लेबिसाइड बाद में करा लेना भाई, पहले तो साइन करके जुड़ जाते हैं, प्लेबिसाइड तो बाद में कराना। नीचे आओ, सो इन अक्टूबर 1947 कश्मीर बिकम्स लीगली पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये डेट याद रखना, अक्टूबर 1947 कश्मीर ऑफिशियली एंड लीगली बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब कोई लोग जब नेता लोग बोले कि क्या था नहीं था, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम सिस्टमेटिकली गए हैं, हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ क्या, इंडिया। सुन पा रहे हो मेरी बात। और सर हरि सिंह का फोन करना ये दर्शाता भी है, वैसे ऑप्शन तो उनके पास था नहीं, लेकिन ये दर्शाता भी है फिर भी कि ईगो के साइड रख के उसके बाद जब इंसान पे आफत पे आता है ना, तब जाके पता चलता है कि नहीं बेटा मदद मांगना पड़ेगा। और क्या बोले थे, मजबूरी का नाम क्या और मजबूरी में इंसान डैश को भी बना लेता है गधा पापा जो भी। आइए नेक्स्ट, अब 1947 में क्या है, कश्मीर बिकम्स लीगली पार्ट ऑफ इंडिया। नीचे आना, रिमूव लश्कर, इंडियन आर्मी को भेजा गया और क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि लश्कर को मारो, जितना मारना है मारो, भगाओ। फर्स्ट रिमूव लश्कर, दूसरा रीऑक्युपाई द एरिया, सारे एरिया को वापस से ऑक्युपाई करिए और लश्कर को भगाइए। नीचे आना, इंडिया को ये पता नहीं था कि आखिर ये लश्कर कौन है, बट जब इंडियन आर्मी लड़ रही थी तो ये देखा कि ये तो वही सैनिक है जो वर्ल्ड वार 2 में उनके साथ लड़े थे। देन इंडिया समझ गया कि ये तो सारा गेम किसका है, पाकिस्तान का। जरा नीचे आओ, इंडिया फाउट ब्रेवली डिस्पाइट इनएक्सपीरियंस इन माउंटेन एरिया एंड दिसंबर तक इंडिया ने काफ़ी एरिया वापस कैप्चर कर लिया, बट इन दिसंबर ड्यू टू बैड क्लाइमेट ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। और आगे इसी में मैं पढ़ाऊंगा कि दिसंबर से मार्च तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये नियम है कि हर कोई अपने अपने एरिया से पीछे चला जाएगा क्योंकि बर्फ जम जाता है। लेकिन पाकिस्तान हरामखोर ने क्या किया था, सियाचिन में इंडिया तो पीछे चला गया, ये उतना ठंडी में भी जाकर सर वहाँ पे कैप्चर कर लिया है, समझ गए। तो फिर इंडिया को आके वहाँ पे ऑपरेशन अलग शुरू करना पड़ा, वो बताऊंगा आगे, इसी में आएगा, सारा कुछ एक ही दिन नहीं। पेज नंबर 135, जल्दी आओ दौड़ के। माउंटबेटन एडवाइज्ड नेहरू इन 1948 जनवरी टू टेक प्लेबिसाइट इन जम्मू एंड कश्मीर बट टेक हेल्प फ्रॉम यूएन क्योंकि इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल एजेंसी। तो माउंटबेटन ने एडवाइस तो कर दिया कि आप यूएन से बात करिए और वहाँ बताइए। अच्छा कमाल की बात है, माउंटबेटन ने समझा था ये बात कि सर इतना आसानी से सुलझने वाला मामला नहीं है, उसको पता था, हरामखोर को सब पता था। वो उसने क्या बोला, फिर भी आप यूएन के पास जाइए। और इंडिया यूएन के पास इसलिए नहीं गया पूछने। अच्छा आप लोग में से कितनों को लगता है कि इंडिया यूएन के पास पूछने गया कि जम्मू कश्मीर हमारा है कि पाकिस्तान का? क्या पूछने जाएगा भाई? इंडिया इसलिए गया था कि सर जम्मू कश्मीर तो हमारा ही है,
हम बस ये चाहते हैं कि प्लेबिसाइट हो, इसलिए क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हमने ज़बरदस्ती किया था, और हमारे सिद्धांत में तो ये था ना कि आईओएस साइन कराने के बाद प्लेबिसाइट होगा। तो इंडिया इसलिए गया था, इंडिया पूछने नहीं गया था कि जम्मू कश्मीर किसका है। अरे पूछने की क्या जरूरत, हमें कोई बाहरी बताएगा क्या कि हमारा घर है कि नहीं है? क्या समझ पा रहे हो? तो बहुत लोग ना बहुत यहाँ पे बोलने लगते हैं राजनीति लोग कि जवाहरलाल नेहरू को जाने नहीं चाहिए था। अरे बेवकूफ़, ऑप्शन ही था हमारे पास। हम एक सुपर पावर, और सुपर पावर बनने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से न्यूट्रल एजेंसी को रखना चाहते थे, ताकि फ्यूचर में कभी भी किसी को दिक्कत ना हो कि हमने ज़बरदस्ती किया है, एक हमारे पास एविडेंस रहे। अच्छा, यूएस उधर तैयार बैठे, क्या बोले, हमेशा तैयार रहता है। कौन सा चीज़ खतरे में? डेमोक्रेसी खतरे। वो पूरा तैयार था सर, एकदम झटाझट कर रहे क्या, बस दिल खुश कर दिया माउंटबेटन भाई तुमने। अच्छा, माउंटबेटन क्यों दिल खुश कर दिया? वर्ल्ड वॉर 2 में फिर तो क्या है, ब्रिटिशर्स को बचाया कौन? अमेरिका। अब अमेरिका सबका क्या बन गया था? पापा जी। तो अमेरिका खुश, अब अमेरिका खुश, इधर बोला इधर आप क्या, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया धाए से, और एक फोर्स भेजा जिसका नाम है UNCIP, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। कमिटी बना के भेज दिया कि जाओ इंडिया पाकिस्तान का मसला सुलझा के आओ। भाई साहब, इतना तेजी समझ रहे हो आप? और सर सीधा एकदम लैंड किया के जम्मू कश्मीर में। अब जरा वहां पर एक बार देख लो, ये लोग अभी देखना, UNCIP वहां फुल फॉर्म होगा, इधर इधर मेरी तरफ देख लो, UNCIP आ गया। UNCIP आया तो देखा कि भाई यहाँ तो बड़ी गजबी स्थिति है यार, बात बात में बंदूकें उठा रहा है, मिलिट्री का इतना ज़्यादा प्रेजेंस है कि लोग सब एकदम सहमे हुए हैं, डरे हुए। अच्छा, UNCIP ने ये रिपोर्ट भेजा वापस UN को कि सर प्रिय USA, यहाँ पे लोग जो हैं डरे हुए हैं, यहाँ पे मिलिट्री का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, प्लेबिसाइट के लिए ठीक ठाक कंडीशन अभी नहीं है। क्या कि प्लेबिसाइट तभी ना हो पाएगा भाई, शांति से ना पूछोगे कि ये तो कनपट्टी पर लगा के पूछोगे कि जम्मू कश्मीर में तुम हो, इंडिया में जाना चाहते हो कि पाकिस्तान में। भाई ऐसे तो हो गया काम, तो प्लेबिसाइट का सारा मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा, बुझा रहा है कि नहीं? तेजी में बोलना लेकिन जोर से, यस और नो? इधर समझना, UNCIP, अच्छा ये ऐसा रिपोर्ट भेज रहा है जैसे यूएस को लग रहा है हमको पता नहीं उसको बोला इधर से भी भेजा, प्यारे UNCIP, ये बतवा हमको पता है, तुमको इसलिए ना भेजे हैं कि शांति सिचुएशन अपनाइए। ये कह रहा लव लेटर भेज रहे हो तुम हमको तो बात पता है पहले से कि भाई ये वहाँ सिचुएशन क्या है, खराब है। इंडिया ने इसीलिए तो न्यूट्रल एजेंसी को बुलाया है ना, कि न्यूट्रल एजेंसी रहे, शांति स्थापित किया जाए और प्यार से प्लेबिसाइट कराया जाए। सुन पा रहे हो? अब UNCIP ने खूब कोशिश कर लिया, ये जैसे बोलता था पाकिस्तान को है तनी पीछे घसका हो पाकिस्तान कहता था घसक जाएंगे तो जो पहले का है वो भी घसक जाएगा। इंडिया से बोलता था तू अपना आर्मी पीछे लेके जा, बोलता था काहे लेके जाए, पहले पाकिस्तान अपना एरिया छोड़ेगा तब ना लेके जाएंगे। अच्छा, सेम चीज़ पॉलिटी में पढ़ाया था, अरे है ना सर। इसीलिए बोलता हूँ IAS का एक सबसे बड़ा फीचर, जो कोई ये सोचो हमको पॉलिटी अलग पढ़ना है, अलग रिवाइज करेंगे, IR अलग, इकोनॉमिक्स अलग, महाफालतू आदमी, IAS कभी नहीं हो पाएगा। IAS का फ़ायदा कब हो पाएगा आपको, जब आप सारे चीज़ को इंटरलिंक करोगे, एक साथ पढ़ोगे, मैप देखते देखते पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा इंटरलिंक करोगे ना, तभी IAS बन पाओगे। अगर सोचोगे कि नहीं पॉलिटी को अलग डायमेंशन में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को अलग और IR को अलग, तो हो गया, फिर IAS भी आपको अलग डायमेंशन में रीड करेगा, उसके बाद जीवन में IAS कभी नहीं बन पाएंगे आप। आइए इधर, इसीलिए इंटरकनेक्ट होकर पढ़िएगा। अच्छा, UNCIP लगभग फेल हो गया, 5 साल 4 साल सर हो गया, प्लेबिसाइट हो ही नहीं रहा है, कंडीशने नहीं बन रहा है कि प्लेबिसाइट बने। बाद में थक हार के UN बोला हट, एक और ग्रुप भेजा, UN मोजीब, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। सुनना इधर बोला ना कि देख भाई UNCIP में ज़्यादातर उस वाले टाइप थे, रॉ और इंटेलिजेंस टाइप, तो ये लोग सोचा ना कि ये सब ना ऐसे नहीं हो पाएगा, मिलिट्री को भेजना पड़ेगा, तो साम दाम और दंड भेद वाला काम हो गया। अच्छा, मिलिट्री ग्रुप आया, धनाधन सर काम करना शुरू किया अपना, और किसी न किसी तरीके से करके शांति लगभग स्थापित कर लिया कि प्लेबिसाइट कराना है, शांति रखिए। सुन पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन तब तक UNCIP, इधर देखो, और UN मोजीब, यही दोनों आपस में लड़ने लग गए भाई ये कह रहे हमारे हिसाब से, ये कह रहे चुप बे,
जैसे एक कहावत हमेशा है, आर्मी का कभी भी पुलिस वाले से नहीं बनेगा। वो हमेशा बोलेगा अरे ये पेट निकाल के घूम रहा है, ये क्या मारेगा इसको, तो 4 बार मार के भाग जाएगा, गुंडे में मार के भाग जाएगा, पुलिस का पकड़ेगा, तो कभी भी बनता नहीं है। डिफेंस का देखोगे पुलिस से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, वो हमेशा गाली देता रहेगा, अरे ये क्या है ये। अब सेम वही मिलिट्री ग्रुप ये था, इसका अलग काम करने का तरीका था, इसका अलग इधर, लेकिन इसने तो खैर शांति स्थापित किया था ना। तो अमेरिका बोल रहा है सुन तेरा बहुत हो गया, खा पी के तुम लोग मुटा गए हो, कहवा हुआ सब पी लियो जम्मू कश्मीर में रह के। कहवा जानते हैं आप लोग? जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल चाय मिलता है, उसको कहवा बोलते हैं, सबसे फेवरेट है वहाँ का, कभी जाइएगा तो जरूर ट्राई करिए, बस बच के आइएगा। तो UNCIP अब आप बच के आ जाएंगे, क्या कि अब है सर, अब आप सेफली टूर जा सकते हैं। अच्छा, धरती का स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर। घूमने कितने लोग जाते हैं भाई? धरती के स्वर्ग पे कोई नहीं जाना चाहता, क्या कि पता है कब जा रहे हैं आप और कब कौन पीछे से आगे से कब मारा, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब सिचुएशन एक बात बता देता हूँ, वाकई बता देता हूँ आपको, आप निडर होके जाइए। अब जम्मू कश्मीर बहुत सेफ बना दिया गया, बहुत सेफ। अब आप सर आराम से जाके वहाँ पे आप ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई तकलीफ आपको नहीं है। इधर आइए, तो आपको UN मुजीब और क्या है UNCIP, सुनो इधर, UN मुजीब ने थोड़ा शांति स्थापित किया, लेकिन प्लेबिसाइट अभी भी हुआ। क्या बोला था पॉलिटी में? प्लेबिसाइट होते होते रह गया, जीवन में कभी प्लेबिसाइट नहीं हुआ। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का मुद्दा चला। लास्ट में UN मुजीब को इंडिया बोला सरकार आप भी खा पी के भैंस हो गए, अब आपसे होने वाला नहीं है, कृपया करके हमारा धरती जो है उसका बोझ कम करें और अपना ले जाइए और लैंड करवाइए कहाँ? UN में। इधर इंडिया को क्यों लग गया था, देखो इधर 1962 में, हालांकि सब कुछ आज ही नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अब देखो इधर ध्यान से सुन लो। अब आप सोचोगे सर बता दीजिए, सर बता दीजिए, ये सीरियल वाला हाल होता है ना। अगले हफ्ते कल रात 9 बजे, आज नहीं सारा का सारा, चाकू मार के दिखा देगा और नीचे खाली चाकू दिखाया, मुंह किसका है पता नहीं है। अब आप सोच रहे हैं ये सुधीर था कि मिराज था, कौन था? आधा से ज़्यादा औरत लोग खाना बना रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, खैर देखने की चाकू मार दिला, कौन रहे हो? अब भाई ये पूरा जो है इंडिया का सबसे बड़ा समस्या बन गया है, समझ रहे? सिर्फ धर्म ही समस्या नहीं है, ये भी समस्या है कि चाकू कौन मारा। जैसे एक और समस्या है, मम्मी लोग को ये नहीं पता चलता है क्या सब्जी कथी के बनाई आज। समझ रहे हो? ये भी सर राष्ट्रीय समस्या घोषित कर दिया गया है। कितना भी सब्जी घर में रह ले, मम्मी आगे जरूर पूछेगी आज कथी का बनाई जी। अब बच्चे लोग बोलेंगे कुछ भी बना दो, पापा भी बोलेंगे कुछ भी बना दो, मम्मी बोलेगी अरे भंटा बनाई कि भिंडी बनाई। अभी ये अच्छा क्या मैं गलत बोला? आप देखना चाहे तो मम्मी लोग पूछेगा, मतलब सब कुछ रहेगा, फिर भी पूछेगा कि उनको एग्जैक्ट कंफर्म करना है। अच्छा आपने बोला अच्छा ठीक है मम्मी भंटा ही बना दो, मम्मी बात बोले ना सोयाबीन चाहे ठीक रहेगा। अब बोले पूछे खा लो भाई, खुद ही से बना देते। अब इधर आओ, बैचलर लोग का ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चावल खिचड़ी मारो और उसमें एक आलू रख दो, एक आलू में तो इतना चोखा बन जाएगा। अब 1962 का जब लड़ाई हुआ, सुना इधर, तो इंडिया बोला कि जब अगर अमेरिका 1962 के लड़ाई को नहीं रोक सकता है तो क्या हमारे यहाँ घंटा प्लेबिसाइट कराएगा ये? तो इधर कहा जाता है, इधर UN मुजीब ने, सुनो लास्ट है बस, UN मुजीब ने हम पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि देखिए आप ही मानना चाहिए। पंचायती जानते कैसे होता है? साइकोलॉजी का नियम होता है कि जो दब गया उसको और दबा दीजिए, जो मान गया उससे और बात मनवा लीजिए, जो नहीं उससे मत मनवाइए। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो पाकिस्तान क्या था, उसको पता था कि यार ये एरिया तो इतना मुश्किल से मिला है हरामखोर, ये छोड़ देंगे तो ये भी जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। तो उसका स्टैंड क्लियर था कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। अच्छा उसको ये भी पता था कि इंडिया आपको नहीं मारेगा, काहे कि बड़ा शांति देश है, हम भी उधरे से हैं लेकिन हम नालायक निकले हैं। अब हम सुअर खा के आ गए, अब हम कुछ और खा के आ गए, तो हमारा दिमाग क्या है बदल गया। चाइना जैसी सर किया, इधर इंडिया ने सीधा बोला UN मुजीब को, और अमेरिका को भी बोला 1962 के समय कि अपना बोरिया बिस्तर बानिए और यहाँ से जाइए, क्योंकि अब
इसी बीच में इंडिया ने पाकिस्तान से बोला था, सुन भाई ये सब चक्कर देख रहा है ये सबका, ये हमारा भी परेशान कर रहा है तुम्हारा भी, तो क्या करें हम दोनों अपना बाइलेटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। और उसी एग्रीमेंट में इंडिया साइन करवा लिया कि इसके बाद से जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब आएगा तो तुमको भी ना तो इंटरनेशनली कहीं जाना होगा ना हम कहीं जाएंगे, हम लोग आपस में ही। इसी वजह से जब ये मुद्दा आया तो बस वही हुआ, इमरान खान जैसे मुंह उठा के गए, इंडिया बोला है देखा ये कागज समझ में आ रहा है, ये तुम ही कियो बेटा, मतलब तुम्हारे ही गवर्नमेंट तुम ही सब लोग कियो हो। तो इसीलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि सर एग्रीमेंट बहुत बड़ा चीज़ होता है। कोई देश अपने एग्रीमेंट से कभी मुकर ही नहीं सकता, क्योंकि देश अगर अपने एग्रीमेंट से मुकर गया तो फिर उस देश का, आप समझ रहे हैं सर, उसका पूरा सॉवरेनिटी, उसका पूरा है जो देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई देश कितना भी बेकार हो जाए एग्रीमेंट से कभी मुड़ेगा नहीं, कभी नहीं मुड़ेगा। इधर आना, अगर रियल एग्रीमेंट है तो अभी तक मैंने जो बताया है एक बार बता देता हूँ, वापस से समझना कनेक्टिविटी, तब आगे बढ़ेंगे। आगे देखोगे उसके आगे बहुत मज़ेदार है, और आईआर के इसके क्लास पाकिस्तान के आगे तक आते आते आपका पॉलिटी और मैक्सिमम चीज़ जो है हो जाएगा खत्म। चलो एक पेज और देख लो, थोड़ा सा दिल मांगे मोर, थोड़ा देख लो। देख लिए 135, क्या सुस्त हो गए सब यार, भूजा चल जाइए इधर, ऐसे लास्ट तक जाते जाते शुरुआत में पूरा तरोताजा होके आता है सब एकदम, कुछ दिन शुरुआत में ऐसे भी स्ट्रगल होता है। अच्छा लास्ट है तो कि सर अब हो गया, चलो कोई बात नहीं, बस नहीं पढ़ाएंगे आगे, पहले रिवाइज करवा देते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका पैटर्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वंस मोर कर देता हूँ। अब सर देखना क्या हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा सब। जैसे छुट्टी का नाम आएगा हाई एनर्जी, पढ़ाए जब तक रहे तब तक सुस्त रहेगा, जैसे लास्ट में छुट्टी का नाम आएगा सर अब जो आ रहे हैं अंदर से, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये साइकोलॉजी देखकर, कुछ होता है मतलब छुट्टी के नाम पे। पहला इंडिया पाकिस्तान, नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान क्या बोलते रहता है कि इंडिया पार्टीशन को बिलीव नहीं किया हरामखोर, इंडिया नहीं मानता इस चीज़ को ऐसे वैसे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी ने शांत कर दिया बात कि नहीं बेटा मानते हैं, मान लो तुम्हें दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है कि सर हमारी आर्मी को जस्टिफाई करने के लिए ये बोलता रहता है कि हमारे आसपास का देश क्या है, काफ़ी खतरनाक है, इसलिए हमको आर्मी को और जो हम आर्म्स लेते हैं, हथियार खरीदते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, जबकि इसका कोई सर दूर दूर तक सच्चाई से रिश्ता नाता नहीं। जितनी बार भी कोशिश करेगी सरकार वहाँ की, पाकिस्तान जितनी बार करे कोशिश, सर वहाँ का तख्ता पलट उसका हो ही जाएगा। मुशर्रफ चाहे ट्राई करें चाहे कोई ट्राई करे, आप याद रखिएगा कभी भी आपको ये लगे कि इंडिया पाकिस्तान की स्थिति सुधरने वाला है, जब लगे तो आप एक बात दिमाग में रख लेना कि वहाँ का प्रेसिडेंट अभी कौन है, और मान लेना कि 2 मिनट में ही बदलने वाला है। जब आपको लगे सुधरने वाला, आप मान लेना खुद से भाई एकदम रियल है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिएगा कि कुछ दिन बाद उनका कोई होने वाला है, और वो वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्मली उनको प्रेसिडेंट से रिजाइन करना पड़ेगा और चुपचाप उनको जाके कहीं खोपचे में रहना पड़ेगा, और वापस फिर मतलब 5-10 साल बाद फिर नॉर्मल होके भले आ जाएंगे, लेकिन उस समय तक तो बर्बाद। अब आगे मैंने बोला सबसे फर्स्ट जम्मू कश्मीर का मुद्दा, मैंने बोला जब डिवाइड हुआ तो 2 ऑप्शन थे, अगर कोई देश कोई अगर जुड़ना चाहता है प्रिंसली स्टेट, या तो इंडिया से या किससे, पाकिस्तान से, तो 2 चीज़ था, क्या बोलो, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ये 2, पहले स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन कर सकते थे आप, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप डायरेक्टली भी साइन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जम्मू कश्मीर के केस में पहले स्टैंड स्टील किसके साथ साइन हो गया, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ साइन हुआ तो पाकिस्तान और प्रेशर बनाने लगा, फिर बाद में सिचुएशन ऐसा हुआ, कहानी की तरह बस दिमाग में रख लेना, सिचुएशन ऐसा हुआ कि सर IOA के लिए बहुत ज़्यादा होने लगा प्रेशर। अब सर जम्मू कश्मीर के जो हमारे राजा का नाम क्या है, हरि सिंह, तो हरि सिंह साहब का आराम से वापस फोन जाना जवाहरलाल नेहरू को कि मदद करिए, मदद के समय आना तो उनसे पहले ये बोलना कि सर IOA पहले साइन करिए, और IOA साइन करने के बाद बात होगी, फिर प्लेबिसाइट का रेफरेंस बाद में डाल दिएगा, बाद में हो जाएगा। अब यहाँ से काम आगे बढ़ता गया कारोबार। अब इसके बाद आगे जब बढ़े तो 2 चीज़ हुआ, लश्कर नाम जरूर रखे थे लेकिन वो गेम किसका था, पाकिस्तान का, वो सैनिकों लोगों ने ही वेरीफाई करके बता दिया। उसके आगे चले तो 2 चीज़ें और हुई, जब प्लेबिसाइट के कराने के लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में ये रखना है कि आप UN के पास जाइए, माउंटबेटन का सजेशन था, गए और 2 ग्रुप अभी आए हैं, हालांकि एक बार कल इसको और मैं पढ़ाऊंगा, इवन CIP से जब नहीं सुलझा तो कौन आया, UN मौजी, दोनों का आपस में हुआ, बहुत सालों तक बातें चली लेकिन कोई प्लेबिसाइट करा नहीं पाया, फाइनली वो लोग चल गए, प्लेबिसाइट कभी हुआ नहीं।
अब उसके आगे की बात, अब इसके आगे की जो बात है मैं बता रहा हूं, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्योंकि इवन सीआईपी, इवन मुजीब के आगे और कुछ ऐसे थे कि संविधान बनाने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया, और वो कंडीशन भीमराव अंबेडकर ने रखा हरि सिंह के सामने। वो कंडीशन सबसे टर्निंग पॉइंट होगा। तो आज के आगे कल कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मजा आया क्या? जोर से बोल लो, यस और नो। अब ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हरामखोर है, वो तो अपना कोर्स उसको रहने दो। हमारे लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हर जगह हस्तक्षेप है। हर जगह मैं आपको बांग्लादेश पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं आपको म्यांमार पढ़ा। म्यांमार में तो सर पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा गेम खेला है, आपको बताऊंगा मैं। इधर रोहिंग्या को भगाने के लिए म्यांमार के आर्मी से मिला, और पता क्या बोल रहे हैं? हम ऐसे बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मुस्लिम्स को मारना ना? आप यही चाहते हैं ना, मुस्लिम्स को मारना? म्यांमार बोला हाँ। तो बोला एक काम करते हैं, हम भी मुस्लिम देश हैं, हम उसका भरोसा जीतेंगे। भरोसा जीत के उन सबको एक जगह पे लाया, हथियार सब दिया पाकिस्तान, और इधर म्यांमार के आर्मी को बोला कि जैसे ही वो लोग अटैक करे आप लोग मारना, ये भागेगा और हम इस सबको भगाएंगे। कहाँ भगाएंगे? हम बोलेंगे तुम कहाँ जाओ, कहीं और नहीं, कुछ इंडिया चले जाओ, कुछ बांग्लादेश चले जाओ, और कुछ उधर उधर चले जाओ। इंडिया को भी परेशान कर लेंगे, बांग्लादेश के भी नाक में दम कर देंगे। मतलब एक तीर से पूरा निशाना साध लिया, और म्यांमार भी खुश। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान वो हरामखोर है जिसका सर कभी भी बाद में रॉ ने वेरीफाई कर दिया। इसलिए रोहिंग्या को इंडिया ने खूब सारा पैकेज दे दिया कि भाई ये लो बहुत गलत हुआ इनके साथ। जैसे ही इंडिया के रॉ ने बता दिया कि नहीं सर, ये पाकिस्तान ने सब कुछ किया है, रोहिंग्या को ये भी बोला कि जैसे ही वो लोग मारेगा, ये लो इधर, तुम इधर जाना, तुम इधर, ताकि इंडिया को शक ना हो कि रोहिंग्या को भगा कौन रहा है, पाकिस्तान। इंडिया का रॉ जब पता किया कि अरे भाई ये तो सारा गेम है, अब इंडिया का सीधा स्टैंड चेंज हो गया, बोला रोहिंग्या हमारा प्रॉब्लम नहीं है, रोहिंग्या पे हम कोई इंसानियत का खतरा नहीं है, ना हमारा प्रॉब्लम है, डिसाइड करेंगे। इसीलिए इंडिया ने कभी भी साइन नहीं किया। फिर पॉलिटी में पढ़ाऊंगा नागरिकता, अब इसके बाद टेरिटरी के बाद। उस नागरिकता में इंडिया कभी भी जेनेवा कन्वेंशन में साइन नहीं किया कि हम किसी भी इलीगल माइग्रेंट को या किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हम किसी रिफ्यूजी को या किसी इलीगल माइग्रेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सब कुछ कनेक्शन है। इसी वजह से मैंने पहले पॉलिटी का पे पढ़ा के तब ये शुरू किया, नहीं तो फिर यहाँ में बोलता प्लेबिसाइट। आप क्या बोलते हैं सर? प्लेबिसाइट का नाचो पहले पहले वो बताओ, फिर बाद में उसके बाद आगे। तो पहले ये जो कार्ड है ये आपके लिए अब क्लियर। अच्छा, अब मैंने जैसे प्लेबिसाइट बोला आपके लिए नॉर्मल बात था। क्यों? आपको पता था, आप नॉर्मल थे। प्लेबिसाइट सुना हुआ है भाई, R²IP, 2 बार मरने का काम है, रेस्ट इन पीस में। R²IP में आप नॉर्मल थे, प्लेबिसाइट आपको पता था नॉर्मल। इसी वजह से बस मैंने बोला कि पेशेंस रखिएगा, उल बुलाइएगा नहीं, ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे। बार बार आपको समझाते रहता हूँ, हर दिन समझाऊंगा। किस चीज को कहां सेट करना है वो मेरे पास है, बस इतना ही तो है अपने पास। मैंने बार बोला बहुत लोगों के पास है, सेट कहां कौन हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा नॉलेज के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ज्यादा नॉलेज कोई दे तो बोला भाई रहने दो भाई, हमको IAS बनना है, बाकी नॉलेज तू रख। कोई ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश भी करना प्लीज मत लीजिएगा, और वन लाइनर हो तो और खास के नहीं उसको सर मैं बता दे रहा हूँ, मतलब हत्या छोड़ के बाकी सब काम कर देना, मैं बता दे रहा हूं आपको। इसलिए कि सर वो आपके लिए खतरनाक है। आप देखोगे ना, अर्तिका शुक्ला, मैं बार बोलता हूं IAS वही बनेगा जिसका ये नॉलेज है। बार बोल रहा हूं, सुन के सुनते पक जाओगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने आप के झांक लीजिएगा कि अगर इतना ही नॉलेज है तो मेरा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है। झांकिए अपने अंदर, ये झांकना अपने अंदर बहुत जरूरी है। जब भी कभी आपको अंदर से फील आए कि हाँ बहुत कुछ है, रुको और पूछो अपने आप से कि यार बात सही है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है भाई। कुछ तकलीफ है, कुछ दिक्कत है, और दिक्कत कुछ नहीं है आप में, आप टैलेंटेड हो। बस फर्क है कि आप थोड़ा सा बस उतना ही जानो जितना जरूरी है, और किसी को प्लीज फ्री का ज्ञान नहीं लीजिए। बाकी वही बात बोला मैंने मेंस और उसके लिए, अरे भाई रुको तुम, 1000 लोग बार बार बोल रहा हो ना, मेंस होगा यहाँ सुनने होगा वहाँ, बार बार बोल रहा हूँ रुको तो तुम सही। 2025 तक देखना, दिल्ली वाले को नहीं बोला ले तो उसके बाद तुम देख लेना ना, बस वेट करो। मेरे पास और कोई तथ्य नहीं है, और एक ही तथ्य है, क्या? मुझे पढ़ा लेने दो। मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे ना सर, 155 से लिखवाऊंगा, 155 से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। और क्वेश्चन आप बनाओगे, देखना क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या बोला? प्रियांक सोवरेंटी का क्वेश्चन था, आपको पॉलिटी में पढ़ाया था। घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन आना है, लिखोगे आप, कोई और नहीं। और सारे बच्चे जितना, जैसे मैंने अभी मैपिंग पढ़ाया है, किसी के पास अगर UPSC का क्वेश्चन बैंक हो, खाली मैपिंग का क्वेश्चन ढूंढो, खुद ढूंढो,
यूपीएससी के जितना मैं पढ़ा हूं उतना ही। नौटंकी बाहर का ज्यादा पढ़ के अगर मैं बताने वाला हूं ना, ज्यादा मैं बता दे रहा हूं पहले, ज्यादा पढ़ के नहीं आने वाला है। आप क्या पढ़े हो? मैपिंग पढ़े हो, मैपिंग आप पढ़ लियो, कंप्लीट हो चुका है। यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस जो मैपिंग से रिलेटेड हैं, जाइए उठा के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खुद देखिए, बात खत्म। क्योंकि मैपिंग अब हो चुका है तो मैपिंग अब ट्राई कर लीजिए। सुन पा रहे मेरी बात? और जाकर देखना सर, आके गले लगा लोगे मेरे को, सर थैंक यू सर, समझ में आ रहा है, अपन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी चीज है, जितने सारे क्वेश्चन है, बस ढूंढो। जो मैं पढ़ा दिया हूं सिर्फ मैं उसका गारंटी लेता हूं, जो नहीं पढ़ाया हूं उसका नहीं। याद रखिएगा, जितना पढ़ाया हूं वही मैं आपसे पूछूंगा, वही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। जब सारा पढ़ा दूंगा तो सारा पूछूंगा। इसलिए ना तो मैं किसी का रिजल्ट पूछता हूं, ना किसी का कुछ पूछता हूं कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। आप जब मेरे पास आते हैं तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सर कोचिंग में ज़्यादा जाएंगे तो पहले तो अपना भौकाल फैलाएगा वो। पता होता तुमको कहा क्या आता है? अरे भाई इसको आता रहता था, तुम्हारे पास आता, और तुम्हारे पास क्यों आ रहा है ये? क्योंकि कुछ कोचिंग मैंने देखा है, मैं जाते थे, पता है क्या पूछेगा? बताइए तो। अच्छा, ये भी तेज घाव बन के जाता है, कहता हम सारा एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं। अरे ये भी तो वही है, पागल आदमी, ये भी तो अपने आप को कम थोड़ी समझ रहा है। जैसे बोलेगा क्या पढ़ो, सब पढ़ लिए, सब कंप्लीट है, तो बोलेगा बताइए तो लैटिट्यूड क्या होता है। अब और इसको तो ही बात है, हवाबाजी किया है, लैटिट्यूड इसको एग्जैक्ट पता है नहीं। अब जैसे पूछ लिया लैटिट्यूड, अब उसके बाद इसका हो गया सिट्टी गुट्टी कर, यही पढ़े जी आप, हमारे पास सही है। अब आपने मौका दे दिया उसको। अरे भाई नॉर्मल आप गए हो तो आप जुखाव ना बने। और जो कोचिंग्स वाले हैं, मेरा मतलब बार बार रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंसान से ना पूछिए जब तक आप उसको खुद पढ़ाए ना हो। ये रिलेटिव की तरह मत बनिए, टिपिकल टाइप का कि सर जैसी फोन रिजल्ट आता है ना 10th 12th का, पता नहीं कहाँ कहाँ का सर रिलेशन आ गया। अरे और बेटों का क्या भेल जी? अरे और बेटी के क्या? अच्छा किताब नहीं था कि नहीं था, क्या दिक्कत था? कोई पूछने वाला नहीं है, रिजल्ट पूछने में सब आ गया है। तो कोचिंग्स में आप जाएंगे, मैंने ज़्यादातर देखा है, इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया है। अच्छा दोनों तरह से ट्राई किया हूँ, ये भी बोल के ट्राई किया हूँ कि हम सारा पढ़ लिए एनसीईआरटी, तो बोल रहा है कि अच्छा तो ये बताइए। अच्छा दोबारा ये भी ट्राई किए कि हमको कुछ नहीं आता है बताइए, तो कहता है अच्छा उसको मिल गया, आगे बकरा मिल गया है, इसको कुछ नहीं आता। अब ये बोलना अपना शुरू करेगा, सी आई विल टीच इकोनॉमिक्स, आई विल टीच दिस, आई विल टीच। सर इतना बोला कहे कि भाई समझ गए। क्योंकि जो जेन्युइन पढ़ने वाला होता है सिर्फ एक ही बात बोलता है, आप आओ यार रिलैक्स होकर पढ़ो। इतना स्ट्रेस क्या है भाई? विश्वास करो, रिलैक्स होकर पढ़ो ना, तुम ऐसे मजे में पढ़ जाओगे कि तुम्हें पता ही चलेगा कितना कुछ सीख गए हो। और रही बात मेंस की, तो जो कोई बोले कि इधर से नहीं होगा, सुन लो बस, बाकी बताएंगे। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, वो नाक दर्द के रोएगा वो, और वो आपको जवाब देने के लिए मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल एक ही जवाब है, रिजल्ट के दिन मिलेंगे तुमसे और देखेंगे। अरे इसलिए शुरू किया है भाई इधर मेंस के लिए तुम उधर लेके जाएंगे, इधर शुरू किया है। जान 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 जाए जाए जो जाए। सर मेरा भाई बता रहा हूँ पैर कटा हुआ, पूरा ब्लड लॉस के चलते वीकनेस काफी हो गया, वही नहीं उठ रहा था, इसलिए मुझे लेट थोड़ा हुआ है। आपको बता रहा हूँ ना, बस पढ़ो। आप बोलो मेंस इधर इंटरव्यू तक सर हम हैं इधर, किधर जाने की जरूरत पड़ जाए उस दिन सारा पैसा ऐसे लेना, चुपचाप चल जाना इधर से, आपको गारंटी बता दे रहा हूं मैं। बाकी किसी के बात तो बिलीव मत करिए, समझ मेरी बात। मैंने आपको क्या बोला था, पॉलिटी के फर्स्ट नोट्स में क्या लिखा है, प्री मेंस इंटरव्यू, और बोला है तो बोला है, कमिटमेंट है। और आपको ये बात इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि जिस एरिया में मैंने शुरू किया है उस एरिया में 99% लोगों को पता है कि नहीं होगा, बस 1% आदमी हो जिसको पता है होगा, वो मैं हूं। लेकिन उस 1% आदमी ना मैं 99 में कन्वर्ट कर दूंगा, गारंटी, आप रुक जाइएगा बस, दूसरा अपने पास कुछ नहीं है। और आखिर आप मेरे को देख के ही हुए है ना, रुको तो सही है। अब इसलिए ना सर, मेहनत के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। 100 लोग बोलेंगे, कोई 4 बार बोले, आप 4 घंटा मेहनत करो। कोई 10 बार बोले तुमसे नहीं होगा, 10 घंटा मेहनत करो, पागलपन एकदम कर दो। जब कोई बोले कि तेरे से नहीं होगा, और ज्यादा मेहनत करो जितना पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करते हैं, 10 आदमी बोला आप लोग मान लेते हैं। हरामखोर के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और बता रहा हूँ, हरामखोर लोग आसपास होते हैं, हरामखोर लोग दूर कहीं नहीं होते, दिल्ली पंजाब नहीं होते। हरामखोर घर में ही होते हैं, हरामखोर बाहर होते हैं, हरामखोर दोस्त होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके के दोस्त होते हैं। एक दोस्तों का बोलेगा यार पढ़ यार, हमको पता है भाई, पहले पढ़ ही लेते हैं, सोचेंगे कितना कि होगा कि नहीं होगा। पढ़ तो ले भाई, कब तक सोचते रहेंगे कि होगा नहीं होगा, पहले पढ़ ले। समझ में आ रही बात? अब कुछ लोग बैकअप प्लान में रहते हैं। अच्छा बैकअप प्लान बना के रखो, नहीं होगा तो बीएड वीएड कर लेंगे, उन्हें डीएल कर लेंगे, चाहे बीएड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा। ये जिंदगी भर बैकअप बनाते रहोगे कि कभी आके आप फ्रंट फुट पे खेलोगे भाई? आखिर जिंदगी भर कहीं अगर आउट हो गए तो बैकअप बना के रख रहे हैं कि विकेट फिर गाड़ के फिर खेल जाएगा। बेवकूफ, आउट हो गए तो गए तुम। इसलिए बाउंसर, सुन पा रहे मेरी बात? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मानेंगे सभी लोग? जो बोले ऐसा नो, बस इतना मान लेना, मैं बता रहा हूँ। और मुझे देख लेना, मैं सच्ची बता दे रहा हूँ आपसे।
आपसे बार बार अगर मेरे को आपको प्रूफ चाहिए मेरे को, तो दो ही चीज़ मेरे पास प्रूफ है। एक ये कि आप मेरी मेहनत देखना, और दूसरा ये सोचना कि देख लेते हैं ना 1 साल और क्वेश्चन बना के देख लेते हैं क्या दम है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, होगा, आप बस मान लो कि होगा। एक आदमी मान लेगा कि हो जाएगा तो उसका हो जाएगा, जो मानेगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उतना पढ़ाऊंगा उसको भी जितना से होने का जरूरत है। एक ने माना था इसलिए एक का हो गया, एक ने नहीं माना था इसलिए नहीं हुआ। और मेरे को आके बार बार वो जिंदगी भर बोलता रहेगा वो कि सर के पास हम पढ़े थे नहीं हुआ, बोलता रहेगा, लेकिन उसको एहसास ही इस बात का नहीं हुआ कि वो जिंदगी भर बहुत पहले भी बहुत जगह पढ़ा था, कुछ नहीं हुआ। और एक ने सिर्फ माना था कि हो गया, उसका हो गया। तो इसीलिए नहीं पढ़ना है चक्कर में। चुपचाप कान बंद कर लीजिए मेढक की तरह, एकदम बंद करिए चुपचाप, और चुपचाप सुनिए, चुपचाप बस आराम से अपना पढ़ते जाइए। किसी का मत सुनिए, काहे कि सर 1000 लोग यहाँ से निकलने के बाद। अच्छा, गॉसिप्स वगैरह सामने मत किया करिएगा, ठीक है? सामने तो इधर नहीं होता है, यही सेम जीटीबी नगर में भी होता है, मुखर्जी नगर में। सामने चाय की दुकान पे रेडी पे मिल के खूब डिस्कशन चलता है। और ये सारा डिस्कशन तब समझ में आता है जब प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तब एहसास होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना? और दोस्तों के चक्कर में ना पड़े, आप दोस्त ही सबसे ज़्यादा आपके बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैंने कल पॉलिटी पढ़ाया था आपको। पॉलिटी का प्रियम्बल मैं अभी बता देता हूँ, पढ़ना है लक्ष्मीकांत का। पहली बात, प्रियम्बल लक्ष्मीकांत का पढ़ना है। सुन लीजिए, जो बुक नहीं लिए हैं बुक ले लीजिएगा और आराम से उसको खरीद के, और जितना बोलूँ उतना ही पढ़िएगा। सुन पा रहे मेरी बात? एक्स्ट्रा पढ़ के इधर देख लो, बोलोगे मैं पैर पकड़ लूँगा, एक्स्ट्रा पढ़ के मत आइएगा। अगर आईएएस बनना है तो, अगर आईएएस नहीं बनना है तो जितना मर्जी जो मन अपने हिसाब से करिए। जिंदगी भर यही सोचना कि एक बार तो अपने हिसाब से या छोड़ के एक सामने वाले के हिसाब से तो कर ही लेते हैं, क्या कि अब तक तो अपने ही मर्जी से करे तो कुछ हुआ नहीं है। तो एक बार सामने वाले को नहीं देते अपने ज़िंदगी के ले भाई, उसके बाद फिर इससे पूछेंगे ना सवाल, मेरे से सवाल फिर पूछना तुम 1.5-2 साल बाद, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से तब आना मिलने। उस वक्त मिलने होगा तो मिठाई लेके आओगे, सर खाइए, चिंता मत करो। चलो मिलेंगे कल, कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान को आगे। और प्लीज़ फिर वैसे ही बता दे रहा हूँ, पाकिस्तान का क्लास फिर मत छोड़ना, क्योंकि पाकिस्तान अगर गया तो आपका पॉलिटी का आधा हिस्सा गया, क्योंकि बांग्लादेश भी आपका गाएगा। बांग्लादेश में वहाँ रोल है, फिर आपको तो श्रीलंका गायब हो जाएगा। तो आप सर कहीं के नहीं रहेंगे, मुँह दिखाने। जोर से बोल के जाओ पहले। अच्छा रुको, क्वेश्चन एक पूछ लेने दो तब जाएंगे। मैं सोचा था, अभी याद आ गया, मैं भूल गया था। मैपिंग सारा पढ़ चुके हो सभी लोग ना? ऑस्ट्रेलिया हो चुका है ना? नहीं बोल रहा था क्योंकि इसमें तो कहीं पूछे नहीं ना। हो गया है। यूरोप हो चुका है, गुड। यूरोप के अलावा और आपका क्या हो चुका है? एशिया हो चुका है, अफ्रीका। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है? जो सही जवाब देगा उसको मैं वाकई अभी कुछ दूंगा, ठीक? चलो हाँ, मतलब जो मन होगा अभी दे देंगे, डेट हम डिसाइड करेंगे। अब पहले बता दें, क्वेश्चन है ध्यान से, कैस्पियन सी को पहले सोच लेना, हड़बड़ा के, कोई हड़बड़ाहट में नहीं है ना, नहीं हड़बड़ाना। कैस्पियन सी को कौन सा कंट्री टच करेगा? सोच के एक बार में जवाब देना, 4 बार में नहीं। आईएएस हो उस तरह से जवाब देना, कमिटमेंट की तरह नहीं कि 4 5 6, एक बार में पहले सोच लो तब जवाब देना। चलो बाकी कल मिलेंगे। अब एक बार एटलस खोल लो।